181 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। सौभाग्यवश इसी समय जूहाओ प्रकट हुआ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। किसी तरह जैसे ही जूहाओ प्रकट हुआ, उसने उसे सुरक्षा की एक मजबूत भावना प्रदान की। अगर उसके दिल में जूहाओ के लिए सम्मान न होता, इस समय तक तो वह खुद को उसकी बाहों में झोंक चुकी होती। क्या चल रहा है? राष्ट्रपति जू का चेहरा गंभीर हो गया। युनशु ने घटनाक्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। राष्ट्रपति जू ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मेरी जूस ग्रुप के कर्मचारी ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें कोई भी धमका सके। राष्ट्रपति जू ने गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। फिर गंभीर चेहरे के साथ उसने युनशु का हाथ पकड़ा और जू फांगफेई की ओर चल पड़ा। युनशु पूरी तरह से अचंभित थी। वह अभी तक राष्ट्रपति जू द्वारा सिर पर थपथपाने की घटना से उबर नहीं पाई थी। राष्ट्रपति जू द्वारा सिर पर थपथपाए जाने का एहसास वास्तव में बहुत सुखद था। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि राष्ट्रपति जू ने उसका छोटा हाथ पकड़ रखा है और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। 092 खाने का आधार। महिला मुख्य किरदार बेहद आभारी है। अच्छी सहेलियां बनना दिलचस्प है। चेन डोंग अभी आधा रास्ता ही चला था कि उसने युनशु को एक सुंदर अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कुछ कहते हुए देखा। फिर वह आक्रामक ढंग से उनकी ओर बढ़ा। चेन डोंग के चेहरे का भाव बदल गया। वह झट से पीछे मुड़ा और जू फांगफेई के सामने खड़ा हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? चलो ठीक से बात करते हैं। राष्ट्रपति जू ने उनकी बात अनसुनी कर दी और हाथ उठाकर उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। उस प्रहार से चेन डोंग कई बार घूमकर एक तरफ गिर पड़ा। पीछे पीछे चल रही युनशु अचंभित रह गई और उसे अकथनीय रूप से भावुकता महसूस हुई। अभी अभी यह आदमी उसे मारने ही वाला था। राष्ट्रपति जू ने कहा कि वह उसके लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे और वास्तव में उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अरबपति राष्ट्रपति जू का इतना उग्र पक्ष भी होगा। उसे न केवल डर नहीं लगा, बल्कि उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई, क्योंकि उसी की रक्षा की जा रही थी। डिंग, ली युनशु भावुक हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 654। राष्ट्रपति जू ने युनशु का हाथ पकड़ा, जू फांगफेई के पास गए और उनसे ठंडे लहजे में सवाल किए। तुमने युनशु को क्यों तंग किया? राष्ट्रपति जू फांगफेई लगभग पिताजी शब्द बोल ही बैठी थी। सौभाग्यवश वह समय रहते खुद को रोकने में कामयाब रही और कुछ हिचकिचाहट के साथ बोली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो वह प्राथमिक विद्यालय की कोई छात्रा हो जिसने कोई गलती की हो और सजा भुगतने के लिए तैयार हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि पहले आपके मन में क्या बैर था। अब युनशु मेरी कंपनी का कर्मचारी है। अगर मैंने आपको दोबारा युनशु को परेशान करते हुए पाया तो मेरे द्वारा आपके साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत देना। मैं समझता हूँ। मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। जू फैंगफेई ने डरते हुए उत्तर दिया। तो फिर तुम युनशु से जल्दी माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? अगर तुम उसकी माफी नहीं पा सकते तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राष्ट्रपति जू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राष्ट्रपति जू के सामने जू फांगफेई ने बहुत ही आज्ञाकारी व्यवहार किया। उसने युनशु को प्रणाम किया। छात्र ली, मुझे खेद है। पहले मेरी गलती थी। मैं भविष्य में आपको परेशान करने नहीं आऊंगा। कृपया इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। युनशु की आंखें चौड़ी हो गईं। जू फैंगफेई कितना अहंकारी था। वह स्कूल में बेहद लोकप्रिय थी। डिजाइनर कपड़े पहने, लग्जरी कार चलाते हुए, मोर की तरह इतराते हुए। वह हमेशा उसके सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करती थी। अब वह सचमुच झुककर उससे माफी मांग रही थी। युनशु को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है और उसने मदद के लिए राष्ट्रपति जू की ओर देखा। डिंग, ली युनशु बेहद हैरान है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 567। राष्ट्रपति जू ने उन्हें मुस्कुराकर दिखाया। देखो तुम इसे कैसे संभालना चाहते हो। अगर तुम उसे माफ नहीं कर सकते तो उसे मारो। दयालु युनशु भला किसी को कैसे मार सकता है? तुम जा सकते हो। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना। जू फांगफेई ने उत्सुकता से राष्ट्रपति जू की ओर देखा। राष्ट्रपति जू ने भौहें चढ़ाईं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? चूंकि युनशु ने इस मामले को आगे न बढ़ाने की कृपा की है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जू फांगफेई को ऐसा लगा मानो उसे बहुत बड़ी क्षमा मिल गई हो। वह अकेले ही जल्दी से चली गई। जहां तक चेन डोंग की बात है, जो थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर पड़ी थी, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस थप्पड़ से उबरने में चेन डोंग को थोड़ा समय लगा। उसकी देवी जा चुकी थी और वह जल्दी से उठकर उसके पीछे चल दिया। मौके पर केवल राष्ट्रपति जू और युनशु ही मौजूद थे। युनशु अभी भी सदमे में थी। उन्होंने राष्ट्रपति जू को हार्दिक धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति जू, धन्यवाद। अगर आज राष्ट्रपति जू न होते तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? आप मेरे कर्मचारी हैं। क्या एक बॉस का ये कर्तव्य नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों की रक्षा करे? राष्ट्रपति जू के चेहरे पर मुस्कान देखकर युनशु का दिल तेजी से धड़कने लगा। अच्छा युनशु, चलो एक दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ लेते हैं। यदि भविष्य में आपको फिर कभी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़े तो बस मुझे सीधे फोन करके सूचित करें। राष्ट्रपति जू ने अपना फोन निकाला और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए यह बात कही। ठीक है। युनशु ने घबराकर अपना फोन निकाला। संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद वह अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। दरअसल उसके पास जूस ग्रुप के प्रसिद्ध अध्यक्ष की संपर्क जानकारी थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति जू ने उससे संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया क्योंकि उन्हें डर था कि वह भी इसी तरह की खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर सकती है और वह उसकी रक्षा करना चाहते थे। ये किस तरह का दिव्य स्वामी है। वह उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता है ना? राष्ट्रपति जू, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। युनशु की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसके माता पिता के अलावा राष्ट्रपति जू पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। राष्ट्रपति जू मुस्कुराए और स्नेहपूर्वक उनके सिर पर थपथपाया। 182 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। मुझे प्रेसिडेंट जू कहकर मत बुलाओ। मेरी लिंगर भी लगभग तुम्हारी ही उम्र की है, इसलिए तुम मुझे अंकल कह सकते हो। अरे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ली युनशु चौंक गई और बार बार अपना सिर हिलाने लगी। वह $1 अरब के बाजार मूल्य वाले समूह के बॉस थे और उनके सीधे वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्हें अंकल कहना सरासर अनुचित था। जू हाउ का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से का नाटक किया। इसमें क्या गलत है? सार्वजनिक रूप से तो आप मुझे राष्ट्रपति जू ही कहेंगे, लेकिन निजी तौर पर मुझे अंकल कहिए। किंगगे भी मुझे इसी नाम से बुलाती है। क्विंगगे। ली युनशु अचंभित रह गया। वह भी कंपनी में हैं। वह वित्त विभाग की महाप्रबंधक हैं, जिनका नाम शिया किंगगे है। तो किंगगे राष्ट्रपति को अंकल कहकर भी बुलाते हैं। कंपनी में वह जिया किंगगे के सबसे करीब थी। ये सुनकर कि शिया किंगगे भी उसी पते का इस्तेमाल करती है, ली युनशु ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। जू हाउ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या आप किंगगे को जानते हैं? हम, ली युनशु ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। जब मैंने पहली बार कंपनी में काम करना शुरू किया, तो मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती थी और किंगगे ने मुझे सब कुछ सिखाया। ये बहुत अच्छा है। आप दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है और आपके कई विषय भी मिलते जुलते हैं। आप दोनों की आपस में अच्छी बनती है। जू हाउ ने मन ही मन एक वाक्य जोड़ा। अगर वे पक्के दोस्त बन जाएं तो ये सबसे अच्छा होगा। फिर उन दोनों के साथ होने से यह और भी दिलचस्प हो जाएगा। दोपहर, जू फानफेई चौराहे पर खड़ी थी, समय समय पर बाएं और दाएं देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उसके बगल में सूजे हुए चेहरे और हाथ के निशान वाला एक युवक सावधानीपूर्वक उसके साथ चल रहा था। फैनफेई, दोपहर के खाने में क्या खाना चाहती हो? क्यों ना मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड्स ले जाऊं? जू फानफेई अधीर थी। मैं बाद में पापा के साथ खाना खाऊंगा। अरे, आप अंकल के साथ जा रहे हैं? क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? चेन डोंग थोड़ा शर्मिंदा था। क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि यह तुम्हारा काम नहीं है, जल्दी जाओ और चले जाओ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जू फानफेई ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, उनके चेहरे पर नाखुशी का भाव दिखाई दिया। चेन डोंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने असहजता से कहा, फैनफेई, तुम जानती हो कि मुझे कैसा लगता है। मुझे पसंद है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। हमारे बीच यह असंभव है। क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगी? फैनफेई, मुझे बस एक मौका दे दो, ठीक है? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। नहीं, जू फानफेई के निर्मम इनकार ने चेन डोंग के दिल को पीड़ा पहुंचाई। वह इतना असहज महसूस कर रहा था कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उसने और कुछ कहने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन उसने देखा कि जू फानफेई को वह व्यक्ति मिल गया था जिसका वह इंतजार कर रही थी और वह तेजी से सड़क के उस पार खड़ी एक लग्जरी कार की ओर दौड़ पड़ी। चेन डोंग उनका पीछा करने ही वाला था, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद रुक गया। उसके चेहरे पर सदमे के भाव स्पष्ट थे। उसने देखा कि जू फानफेई तेजी से लग्जरी कार में बैठ गई। धुंधली कार की खिड़की से वह उन्हें हल्के से चुंबन करते हुए देख सका। दरार, चेन डोंग का दिल चकनाचूर हो गया। तो जिस पिता का जिक्र जू फानफेई ने किया, वह उनके असली पिता नहीं थे, बल्कि आत्मीयता का एक शब्द था। उनका रिश्ता कितना प्यारा होगा कि वे इस तरह के पते का इस्तेमाल करते हैं। जो देवी उसकी पहुंच से बाहर थी, वह वास्तव में किसी और की खिलौना थी। उस भीषण आघात के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्यों? आखिर ठीक उसी समय जब वह जू फानफेई को बुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने ही वाला था। क्या जू फानफेई ने उसे ढूंढकर उसके लिए उम्मीद जगाई? और अब उसने उसे फिर से खाई में धकेल दिया। अंत में केवल गहरी निराशा ही रह जाती है। कार में जब उसकी सांस थोड़ी फूलने लगी, तब जाकर जू फानफेई ने जू हाउ को छोड़ा। पिताजी, आज सुबह मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? पता चला कि आज सुबह ली युनशु के साथ उसकी समस्या थी। यह महज एक नाटक था। जू हाउ को ली युनशु को वश में करने का अवसर प्रदान करना। जू हाउ ने अपनी पोनीटेल पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। ये ठीक था। आप क्या खाना चाहते हैं? मैं आपको ले चलता हूँ, इसे इनाम समझो। जू फानफेई की निगाहें इधर उधर घूमी और उसने शर्माते हुए उसकी ओर देखा। तो चलिए केएफसी खाते हैं। क्या इससे तुम्हारा पेट भर सकता है? जू हाउ असमंजस में था। अगर इससे मेरा पेट नहीं भरता है, तो मैं इसे कुछ और बार खा लूंगा। जू हाउ ने भावुक होकर आह भरी। हे भगवान, वाकई खलनायिका सहायक किरदार निभाने के लायक है। उसे खेलना बहुत अच्छे से आता है। ऐसा लगता है, इस खलनायक महिला सहायक किरदार को काबू में करना भी बुरा नहीं है। वह न केवल उसकी सहायक बन सकती है, बल्कि वह खेलने में भी बहुत माहिर है और कई तरह की तरकीबें जानती है। उसकी सीखने की क्षमता बहुत ही प्रबल है। वापस आने के बाद उसने खूब अभ्यास किया होगा। शाम, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे भूभाग पर फैल गई, जिससे एक लालिमा सी झलक रही थी। चहल पहल भरी मुख्य सड़क पर लोग आते जाते रहे। ये भोजन करने का सबसे व्यस्त समय था और हर रेस्तरां में चहल पहल थी।
ली शियाओ मुख्य सड़क पर चल रहा था, उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं, वह एक उपयुक्त रेस्तरां की तलाश कर रहा था। मूल रूप से चू शियाओटियन के चमचे के रूप में उसे हर समय उसके साथ रहना था। आज चू शियातियान अपने पिता के साथ कंपनी में व्यापार प्रबंधन का अनुभव सीखने गया। उसने बहाना बनाया और चुपके से निकल गया। उस मूर्ख चू शियाओटियन का हर रोज पीछा करते करते उसे लगने लगा कि उसकी बुद्धि कम होती जा रही है। जैसे ही वह खाने के लिए एक उपयुक्त रेस्तरां की तलाश कर रहा था, तभी अचानक उसे आगे भीड़ से शोरगुल सुनाई दिया। ली शियाओ उत्सुकता से चलकर वहां पहुंची। एक पश्चिमी रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर फैशनेबल कपड़े पहने, आकर्षक विशेषताओं और सुरुचिपूर्ण व्यवहार वाली एक कुलीन वृद्ध महिला खड़ी थी। वह वहीं खड़ी रही और उसकी वापसी दर टर्नअराउंड दर 100% थी। भीड़ ने एक के बाद एक प्रशंसा व्यक्त की। 183 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। कितनी खूबसूरत और शालीन बड़ी बहन है। मुझे लगा जैसे शंघाई से कोई मशहूर हस्ती आ गई हो। बकवास, मनोरंजन जगत को ही देख लीजिए, इस महिला जितनी खूबसूरत। हस्तियां कितनी हैं, वो इतनी खूबसूरत है, मुझे हैरानी होती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे बहुत जलन हो रही है। अगर मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड होती, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं पूरे दिन बिस्तर से नहीं उठता। मैं तो 20 साल कम जीने को भी तैयार हो जाता। हाँ, खुद को जरा देख लो। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड पाना चाहते हो? घर जाओ, नहाओ धो और सो जाओ। भीड़ की चर्चाओं को नजरअंदाज करते हुए जब ली शियाओ ने इस परिपक्व महिला को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने महिला की पहचान कर ली। जियाओ वानलिंग, जो मुख्य पात्र जेंग फीफान की खूबसूरत मकान मालकिन है। पुनर्जन्म लेने के बाद वह सभी नायिकाओं की गहन जांच पड़ताल करना चाहता था। वह नायक के आवासीय क्षेत्र में गया और वहां का जायजा लिया। उसी समय संयोगवश उसने देखा कि शियाओ वानलिंग मुख्य पात्र जेंग फीफान से किराया वसूलने के लिए उसके पास जा रही थी। मुख्य पात्र एक बदमाश था और उसने भुगतान नहीं किया। ली शियाओ को पता था। इस नायक की ईमानदारी और नेक इरादे को देखकर मत समझिए, असल में वह कपटी है। वह नायिका से अधिक संपर्क बनाने के लिए भुगतान में चूक करने की रणनीति का इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे सच में नहीं पता कि ये नायिकाएं क्या सोच रही हैं। अगर वह किराया नहीं देता है तो उसे घर से निकाल दो। नायक के साथ उलझने की क्या जरूरत है। बेशक ये सब उसके मन की आंतरिक बातचीत थी। वह नायक से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, कम से कम अभी नहीं। उसमें अभी उतनी ताकत नहीं है। एक अच्छे खलनायक का चमचा होना ही काफी है। एक बार जब उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो वह नायक से छुटकारा पा लेगा और खुद नायक बन जाएगा। वैसे भी अभी बहुत समय है। कहानी का मुख्य किरदार अंत तक नायिका से नहीं मिलेगा, इसलिए उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। इसलिए उस समय एक नजर डालने के बाद वह चला गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहाँ दोबारा उस खूबसूरत मकान मालकिन से मिलने का मौका मिलेगा। इस पुस्तक में यह व्यक्ति एक मामूली अमीर महिला है। उसके पास न केवल अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई करोड़ों की विरासत है, बल्कि उसके पास 10 संपत्तियां भी हैं, जिनका कुल मूल्य करोड़ों में है। अगर वह उसे अपने वश में कर सके और उसके सहारे जीवन यापन कर सके, उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर वह निश्चित रूप से नायिका के हाथों में मौजूद करोड़ों रुपए को सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ा सकता था। ली शियाओ के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने चारों ओर देखा। बहुत बढ़िया, उन्हें मुख्य किरदार जेंग फीफान नहीं मिला। सबसे पहले उसके पास जाकर बातचीत शुरू करें, देखें कि क्या वह उसका संपर्क विवरण प्राप्त कर सकता है। क्या ये कदम नायक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सीधे तौर पर बेस पर कब्जा करने जैसा नहीं है। उसने अपने बालों को झटक दिया और अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान बिखेरी। जियो वानलिंग की ओर चलना। माफ कीजिए, क्या आप मकान मालकिन शियाओ हैं? उसके पास पहुंचकर ली शियाओ ने विनम्रतापूर्वक पूछा। वह उस तरह का बेवकूफ नायक नहीं था। अपने अंदर कुछ ताकत देखकर उसने घमंड का भाव दिखाया और सभी को नीचा समझा। वह किसी को भी अपनी नजरों में जगह नहीं देता था। आकाश, पृथ्वी और वायु को चुनौती देते हुए वह सोचता था कि सभी खूबसूरत महिलाएं उसी की हैं। ये तो सरासर मूर्खता है। तुम हो? शाओ वानलिंग ने ऊपर देखा तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था। वह उसे पहचान नहीं पाई। उसने संशयपूर्वक पूछा, मैंने आपको किराए की जानकारी में देखा है। ली शियाओ ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। मैं हाल ही में घर बदलने के बारे में सोच रहा हूं और मुझे आपकी संपत्तियां अच्छी लग रही हैं। मैं संपत्ति कब देख सकता हूं? प्रोफेशनल पिकअप लाइन क्या होती है? ये बात है उन लोगों की तरह जो किसी को सुंदर समझते हैं और उनसे संपर्क जानकारी मांगने के लिए उनके पास चले जाते हैं। क्या वे इसे आपको देंगे? विशेषकर नायिका, वे तो तुम्हारी परवाह भी नहीं करेंगे। यह उनकी दूरदर्शिता का लाभ दर्शाता है। शाओ वानलिंग के चेहरे पर समझ का भाव दिखाई दिया। इसलिए वह किराए पर मकान ढूंढ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, फिलहाल मेरे पास प्रॉपर्टी किराए पर देने की कोई योजना नहीं है। आपको दूसरी जगहें देखनी चाहिए। वह शौक के तौर पर संपत्तियां किराए पर देती थी, उसके जीवन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए। अब वह अपना हर दिन जू हाओ के साथ बिताती है। क्या उसका जीवन शानदार नहीं है? उनका मानना है कि उन्हें बेहद संतुष्टि भी मिलती है। वह अब भी संपत्तियों को किराए पर देने के बारे में कैसे सोच सकती है? क्या बेहतर नहीं होगा कि उस समय का उपयोग जू हाओ से चाय कला के बारे में और अधिक मार्गदर्शन लेने में किया जाए? ली शियाओ की मुस्कान जम गई। क्या बकवास है? क्या बिल्ली है? क्या उसने इसे गलत तरीके से खोला? उसकी योजना संपत्ति देखने के बहाने का इस्तेमाल करने की थी।
इतनी देर हो चुकी है, शियाओ वानलिंग उसे देखने के लिए जरूर नहीं ले जाएगी, है ना? 5.8 फिर वह सबसे पहले उसकी संपर्क जानकारी जोड़ेगा और फिर शियाओ वानलिंग के व्यक्तित्व की अपनी समझ के आधार पर वह लगातार उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन धिक्कार है, शियाओ वानलिंग ने अब संपत्तियां किराए पर देना क्यों बंद कर दिया है? स्पष्ट रूप से उपन्यास के कथानक में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जियाओ वानलिंग को मकान मालकिन होने में आनंद आता था ताकि वह अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सके। कहानी में फिर से बदलाव आया और ली शियाओ की मानसिकता थोड़ी डगमगा गई। उन्होंने तुरंत अपना मूड ठीक कर लिया। ली शियाओ ने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा, क्या मैं आपकी संपर्क जानकारी जोड़ सकता हूँ? अगर मुझे कोई उपयुक्त जगह नहीं मिलती है तो मैं मकान मालकिन शियाओ की संपत्ति का इंतजार करूंगा। अगर आप इसे कभी किराए पर देने का फैसला करें तो क्या होगा? ये सुनकर कि वह उसका संपर्क विवरण चाहता है, जियाओ वानलिंग सतर्क हो गई और उसने भौहें चढ़ा ली। माफ कीजिए, आपको दूसरी जगहें देखनी चाहिए। मैं अब और संपत्तियां किराए पर नहीं दूंगा। अब से वह हर दिन अंकल जू के साथ रहेगी। अब वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। 184 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। ली शियाओ के होंठ फड़कने लगे और उसने उन्हें खोल दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जियाओ वानलिंग ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया था। सामने आए व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और वह उसका अभिवादन करने चली गई। ली शियाओ असमंजस में थी। ये पहली बार था जब उसने इस महिला नायिका को मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि जू हाओ था। अंकल जू, आप अभी अभी क्यों आए? रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए मुझे देर हो गई। चलो चलते हैं। फिर दोनों बातें करते और हंसते हुए रेस्तरां की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने बगल में बैठी ली शियाओ को बिल्कुल हवा के समान समझा। जू हाओ, फिर से वही क्यों? ली शियाओ ने उनकी पीठों को ध्यान से देखा। उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई। पिछली बार चू परिवार में उसकी खूबसूरत भाभी याओ शिनरुई को उसने परेशान किया था। अब वह एक अन्य महिला मुख्य किरदार के साथ हैं। उनके बीच का रिश्ता काफी घनिष्ठ था, ये देखकर उसे शक होना ही पड़ा। दोनों कथानक परिवर्तन जू हाओ से संबंधित हैं। 093 मुफ्त में महिला नायिका का व्यक्तित्व ध्वस्त हो जाता है। अंगूठी आपको सुरक्षित रखती है। डिंग, ली शियाओ आक्रोश से भर गया है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 753। बेशक, जू हाओ ने मुख्य पात्र ली शियाओ को देखा, लेकिन उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। आज का दिन उसके और मकान मालकिन महिला मुख्य पात्र के लिए बहुत अच्छा है। उसने छोटी महिला नायिका के साथ कोमल क्षणों का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया और अस्थायी रूप से इस नायिका को राहत दे दी। वह बाद में उससे ठीक से निपटेगा। जू हाओ ने ली जियाओ को परेशान करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन ली शियाओ अनिच्छा से उनके पीछे पीछे चली गई। दोनों घटनाक्रम जू हाओ से संबंधित थे और उसे इसकी गहन जांच करनी पड़ी। और देखिए कि उनका रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। उन्हें उम्मीद थी कि यह अभी अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा होगा। जिस तरह से जू हाओ ने भाभी याओ शिनरुई को धमकी दी, उससे ये स्पष्ट था कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। अगर मकान मालकिन, वह छोटी अमीर महिला भी जू हाओ के धोखे में आ गई और उसके साथ चली गई। एक 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा महिला नायिका को नीचे दबाए जाने के बारे में सोचकर ली शियाओ का दिल टूट गया। अगर उन दोनों के बीच उस तरह का रिश्ता पहले से नहीं होता, उसे खड़ा होकर इसे रोकना होगा। वह एक महिला नायिका को आग के गड्ढे में कूदते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। आज के खाने का इंतजाम शियाओ वानलिंग ने किया था। चूंकि उसने खुद को समर्पित करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसे एक रोमांटिक समारोह की तैयारी करनी पड़ी। इसलिए उसने कैंडल लाइट डिनर का आयोजन किया। वह अंकल जू के साथ एक रोमांटिक रात बिताने की तैयारी कर रही थी। उसने अपेक्षाकृत शांत खिड़की वाली सीट बुक की। शियाओ वानलिंग ने निजी कमरा नहीं चुना, क्योंकि उसे लगा कि हॉल का माहौल बेहतर है। वह जू हाओ को एक मेज के पास ले गई, जहां मोमबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर फूल रखे हुए थे। वहां का वातावरण पूरी तरह से रोमांटिक था। अंकल जू, कैसा लग रहा है? शियाओ वानलिंग ने उत्सुकता से पूछा। उसे डर था कि वह युवाओं के रोमांस को नहीं समझ पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको इस तरह का माहौल पसंद आएगा। आजकल की लड़कियों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं। शियाओ वानलिंग खिलखिलाकर हंसी और उसने अपनी आंखें घुमाई। तो अंकल जू की नज़र में लड़कियों को क्या पसंद आता है? जू हाओ ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया। उन्हें अध्ययन कक्ष में रहना अच्छा लगता है। अरे, ऐसा मत कहो। जैसे ही शियाओ वानलिंग ने ये सुना, उसने झट से जू हाओ का मुंह अपने हाथ से ढक दिया और उसे आगे बोलने नहीं दिया। उसने दाएं बाएं देखा और तभी हाथ छोड़ा जब उसने देखा कि किसी ने उसे नोटिस नहीं किया है। ये बहुत शर्मनाक था। अगर वह इसे जोर से बोल देती और दूसरे लोग इसे सुन लेते, तो उसका चेहरा एक इंसान होने के लायक नहीं रह जाता। हालांकि उस समय वह वाकई काफी एकाग्र और गंभीर थी और उसे यह अच्छा भी लगता था। लेकिन इस तरह की पसंद उस तरह की पसंद नहीं है। जू हाओ की आंखों में मुस्कान देखकर शियाओ वानलिंग तुरंत समझ गई कि अंकल जू का इसे खुलकर कहने का कोई इरादा नहीं था। वह जानबूझकर उससे मजाक कर रहा था। शियाओ वानलिंग ने बड़ी खूबसूरती से अपनी आंखें घुमाईं। चाचा जी, आप बहुत बुरे हैं। मैं इससे भी बुरा हो सकता हूँ। जू हाओ अचानक और करीब झुक गया, लगभग आमने सामने। उस आदमी की गंध को अपनी ओर आते हुए महसूस करते ही शियाओ वानलिंग की हृदय गति तेज हो गई। वह सचमुच अपने सामने मौजूद गर्मजोशी भरे आलिंगन में खुद को झोंक देना चाहती थी। उसने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को जबरदस्ती दबा लिया।
अभी सुबह का समय ही था और वह पहले से ही खुद को मुफ्त में देने के बारे में सोच रही थी। कैंडल लाइट डिनर अभी भी निर्धारित था। मुझे भूख लग रही है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। शाओ वानलिंग की निगाहें झपकी और वह लाल चेहरे के साथ बैठ गई। डिंग, ली शियाओ ने दांत पीसे, भावनात्मक मूल्य जोड़ 741। ली शियाओ, जो पीछे पीछे आ रहा था और उसने ये दृश्य देखा, उसका दिल टूट गया। शाओ वानलिंग दरअसल जू हाओ को कैंडल लाइट डिनर के लिए इस तरह की जगह पर लेकर आई थी। अभी अभी वे लगभग आमने सामने थे, एक दूसरे को चूमने ही वाले थे। उसे शियाओ वानलिंग के चेहरे पर उत्पीड़न से उत्पन्न क्रोध दिखाई नहीं दिया, न ही धमकी मिलने का डर और आतंक, बस एक युवती की शर्म। इसका अर्थ क्या है? शाओ वानलिंग को जू हाओ ने न तो धमकाया, न ही डराया धमकाया, बल्कि वह उसके आकर्षण में फंस गई। वह इसे समझ नहीं पाया। हालांकि जू हाओ युवा और आकर्षक दिखते थे, लेकिन आखिरकार उनकी उम्र 50 साल थी। 20 साल की एक युवती भला इतने बड़े उम्र के अंतर वाले किसी व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है? वहां एक समस्या, ये तो निश्चित रूप से एक समस्या है। जू हाओ एक बेहद शातिर खलनायक है। भले ही उसने धमकियों का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से अन्य हथकंडे थे। 185 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। अगर कोई और होता तो शायद वह बेशर्मी से जू हाओ के साथ रहना पसंद करता, क्योंकि वह अमीर और शक्तिशाली था। लेकिन वह जानता था कि महिला मुख्य किरदार का व्यक्तित्व कैसा था। किताब में हर महिला मुख्य पात्र दयालु, दृढ़ निश्चयी थी और कुछ चावल के दानों के लिए कभी नहीं झुकती थी। आगे, शाओ वानलिंग स्वयं एक छोटी कद की धनी महिला थी और उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके दिन काफी चिंतामुक्त और आरामदायक थे। जिस बात ने ली शियाओ को राहत की सांस लेने पर मजबूर किया, वह ये थी। शाओ वानलिंग की शर्म से ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक जू हाओ से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई थी। हालात को सुधारने का अभी भी मौका था। ली शियाओ ने ग्राहक का वेश धारण किया, पास ही एक मेज पर बैठ गया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह खाने का नाटक करने लगा। उसने उन दोनों पर नजर रखने की योजना बनाई थी। वह ऊपर जाने का मौका ढूंढेगा, जू हाओ का असली चेहरा बेनकाब करेगा और उनके रिश्ते को खत्म कर देगा। ली शियाओ ने छुपकर सब कुछ देखा। जू हाओ और शियाओ वानलिंग को एक साथ इतना प्यारा देखकर उसे खुद एक अकेले कुत्ते होने से भी ज्यादा बुरा लगा। इससे भी अधिक असहनीय स्थिति तो अभी आनी बाकी थी। उसने देखा कि शियाओ वानलिंग ने स्टेक का एक टुकड़ा काटा और जू हाओ की ओर देखा। अंकल, यहाँ का स्टेक बहुत अच्छा है, थोड़ा चख कर देखिए। जब शियाओ वानलिंग बोल रही थी, तभी वह स्टीक को जू हाओ के कटोरे में डालने ही वाली थी। लेकिन जू हाओ इससे बच गया। वह अचंभित होकर उधर देखने लगी। उसने देखा कि जू हाओ ने अपना मुंह खोला, जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट था। जियो वानलिंग समझ गया, अंकल जू वास्तव में चाहते थे कि वह उन्हें खाना खिलाए। वह मन ही मन बेहद खुश महसूस कर रही थी। उसे लगा था कि अंकल जू उम्र में बड़े हैं और रोमांस को नहीं समझते। वह हमेशा उसके दिल की धड़कन को बेकाबू कर देता था। उसने चारों ओर देखा, तीसरी मंजिल पर बहुत कम मेहमान थे और कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। शाओ वानलिंग ने स्टेक को जू हाओ के मुंह के पास लाया। जू हाओ ने चबाया। उसने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इतना खराब भी नहीं। इसके बाद जियाओ वानलिंग ने जू हाओ को अपने हाथों से अन्य व्यंजन परोसे। सुविधा के लिए वे दोनों पहले एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। धीरे धीरे जियाओ वानलिंग जू हाओ के बगल में बैठ गई, लगभग उससे चिपक गई। ली शियाओ, जो छुपकर देख रहा था, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसका चेहरा भ्रम से भर गया। क्या ये वही परिपक्व, सौम्य, नेक और गुणी मकान मालकिन थी जिसे वह जानता था? वह वास्तव में स्वयं एक बूढ़े व्यक्ति को खाना खिला रही थी। बहुत नम्र। उसका चरित्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। डिंग, ली शियाओ का क्रोध भड़क उठा, खलनायक मूल्य जोड़ 952। डिंग, ली शियाओ की मानसिकता ध्वस्त हो गई, खलनायक मूल्य जोड़ 963। शाओ वानलिंग ने लाल शराब की एक बोतल निकाली। क्या अंकल जू रेड वाइन पीते हैं? मैं कहता हूँ, वानलिंग, तुम्हें लगता है कि मैं समय से बहुत पीछे हूँ, है ना? मैंने किस तरह की शराब नहीं पी है? जब जू हाओ बोल रहा था, उसने हाथ बढ़ाकर रेशम जैसी मुलायम जगह को छुआ। शाओ वानलिंग पल भर के लिए बस अकड़ गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तो चलिए थोड़ी रेड वाइन पीते हैं। कैंडल लाइट डिनर के साथ रेड वाइन का स्वाद और भी अच्छा लगता है। थोड़ी मात्रा में पीना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम नशे में धुत हो जाओ, इससे सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। शाओ वानलिंग अचंभित थी। उस रात जो होने वाला था, उसके बारे में सोचकर वह शर्माने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अभी तक शराब भी नहीं पी थी, लेकिन उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। वे दोनों मोमबत्ती की रोशनी में अपना भोजन करते रहे और रेड वाइन पीते रहे। वातावरण में अनिश्चितता का माहौल छाया हुआ था। यह अस्पष्टता केवल उन दोनों के लिए थी। ली शियाओ के लिए यह मल खाने से भी ज्यादा असहनीय था। उस कोण से वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जू हाओ का हाथ शियाओ वानलिंग के पैर पर टिका हुआ था। ये सचमुच एक बूढ़ा विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी उम्र का कोई व्यक्ति अभी भी युवा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना क्यों पसंद करता है। उन्हें लगा कि दागे चू शियोंग भी उतने महान नहीं थे, लेकिन उस पाखंडी बदमाश जू हाओ की तुलना में वह कहीं बेहतर था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे अभी भी दोस्त कैसे हैं। बहुत सोचने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जू हाओ और चू शियोंग के बीच मित्रता का कारण ये था कि चू शियोंग की पत्नी सुंदर और आकर्षक थी। डिंग, ली शियाओ घृणा से आग बबूला हो गया, खलनायक मूल्य जोड़ 987।
ली शियाओ ने अपना निर्धारित भोजन समाप्त कर लिया। जू हाओ की मेज पर अभी भी खाना तैयार नहीं हुआ था। वह अब भी जाम की कोमलता का आनंद ले रहा था। ली शियाओ चुपचाप देखती रही। रेस्टोरेंट से बाहर निकाले जाने से बचने के लिए उसने बहुत कोशिश की कि वह धीरे धीरे चबाने का नाटक करे। ली शियाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसका गुस्सा भयंकर रूप से भड़क रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब जू हाओ द्वारा जानबूझकर किया गया था। सिस्टम से लगातार आ रही सूचनाओं को देखकर जू हाओ को हंसी आ रही थी। इस भोजन के दौरान ही ली शियाओ नामक मुख्य पात्र ने उसे हजारों भावनात्मक अंक प्रदान किए थे। नोटिफिकेशन आना बंद होने के बाद ही जू हाओ ने अनिच्छा से शियाओ वानलिंग के साथ रात का खाना खत्म किया। रेस्तरां से निकलने के बाद दोनों सड़क पर चलते हुए बातें करने लगे। ली शियाओ बहुत हैरान होकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। क्या ये दोनों अलग नहीं होने वाले थे? कम से कम बाथरूम तो जा लो। वे पूरे समय साथ रहे और उसे शियाओ वानलिंग के पास जाने का कोई मौका नहीं मिला। जू हाओ और मुख्य अभिनेत्री आगे आगे चल रहे थे। मुख्य पात्र कुत्ते का खाना खाते हुए पीछे पीछे चल रहा था। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। जू हाओ ने समय का अनुमान लगाया और पास ही में एक दंपत्ति का होटल देखा। वह रुक गया। उसने शियाओ वानलिंग की ओर देखा और कहा, वानलिंग, तुमने मुझे रात के खाने पर दावत दी थी और मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार भी है। 186 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। क्या? शियाओ वानलिंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। अंकल जू लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वह तो आश्चर्यजनक घटनाएं भी रचता है। उपहार देने से पहले मैं आपके लिए एक जादू का करतब दिखाऊंगा। जादू? शियाओ वानलिंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसका दिमाग भी एक छोटी लड़की जैसा था। जब जू हाओ ने कहा कि उसके पास एक खास हुनर है, तो वह पहले से ही हैरान थी। और उपहार से पहले एक छोटा सा खेल खेलने से उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। बिल्कुल, ये सब इस आधार पर किया गया था कि जू हाओ का उसके साथ एक स्पष्ट रिश्ता था। क्या आप इसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ आजमाना चाहेंगे? आश्चर्य चाहे कितना भी चौंकाने वाला क्यों न हो, वह हमेशा शालीन और शांत स्वभाव बनाए रखती थी। ध्यान से देखें। जू हाओ ने एक हाथ आगे बढ़ाया। वहां कुछ नहीं है ना? शियाओ वानलिंग ने उसका हाथ पकड़ा, ध्यान से उसकी जांच की और फिर सिर हिलाया। उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी। जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सोचते हुए अपने पॉकेट डायमेंशन से एक खूबसूरत उपहार बॉक्स निकाला। उसने किसी को भी उपहार बॉक्स को हवा में से प्रकट होते हुए नहीं दिखाया। उसने कलाई को घुमाने का एक इशारा किया। वह सिस्टम का रहस्य किसी को नहीं बताएगा। वह संक्रमण के किसी भी जोखिम को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उनकी कलाई की उस झटकेदार हरकत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये जादू से किया गया हो। बहुत खूब। शियाओ वानलिंग ने जू हाओ की हथेली में रखे खूबसूरत उपहार बॉक्स को देखा और आश्चर्य से कहा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। गर्मी के मौसम में भी आधी बाजू की कमीज पहने हुए उसने दोबारा ध्यान से जांच की और पुष्टि की कि वहां कुछ भी नहीं था। ये डिब्बा अचानक कैसे प्रकट हुआ? अंकल जू तो वाकई कमाल के हैं, है ना? वह न केवल सुलेख, पियानो वादन और चाय कला में निपुण है, बल्कि जादू भी कर सकता है। एक क्षण के लिए उसका दिल जू हाओ के प्रति प्रशंसा से भर गया। फिर उसने ध्यानपूर्वक उस खूबसूरत उपहार के डिब्बे का निरीक्षण किया। चाचा जी, क्या यह मेरे लिए है? और क्या? शियाओ वानलिंग ने खुशी खुशी डिब्बा उठाया और उसे खोलने के लिए उत्सुक थी। एक नाजुक और छोटी अंगूठी डिब्बे में चुपचाप पड़ी थी। अंगूठी की हस्तकला त्रुटिहीन थी, निश्चित रूप से किसी महान उस्ताद के हाथों की कारीगरी थी। जड़े हुए रत्नों से एक कोमल चमक निकल रही थी, जो अतुलनीय रूप से सुंदर थी। शियाओ वानलिंग ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और वह 10 घरों की मालकिन थी, जो उसे मुश्किल से ही उच्च वर्ग में शामिल होने के योग्य बनाती थी। उसे विलासिता की वस्तुओं की कुछ समझ थी। और यह अंगूठी कार्टियर का सुप्रीम मॉडल थी, जिसकी कीमत 18 मिलियन से अधिक थी। हे भगवान, अंकल जू ने मुझे इतना महंगा तोहफा दिया। शियाओ वानलिंग ने हैरानी से भरी नजरों से जू हाओ को देखा। क्या आपको ये पसंद है? शियाओ वानलिंग ने भावहीनता से सिर हिलाया। यह महसूस होने पर उसने तुरंत कहा, चाचा जी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए खास तौर पर दिया गया उपहार और तुम कहती हो कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। तो मुझे दुख होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, बस ये बहुत कीमती है। शियाओ वानलिंग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जू हाओ ने बीच में ही उसे रोक दिया। मुझे दे दो, मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। शियाओ वानलिंग ने सहज रूप से अंगूठी सौंप दी। जू हाओ ने अंगूठी ली, उसका हाथ पकड़ा और उसे उसकी पतली, रत्न जैसी उंगली में पहना दिया। शियाओ वानलिंग के हाथ पहले से ही सुंदर थे, जेड की तरह साफ। अंगूठी पहनने के बाद उनमें तुरंत एक कुलीनता का भाव आ गया, जिससे वे और भी अधिक गरिमा में और सुरुचिपूर्ण दिखने लगी। इस तरीके को, ओह, इसे कहते हैं, आपको अंगूठी से बांध लेना। अंगूठी पहले से ही पहनी हुई थी, इसलिए अंततः शियाओ वानलिंग को इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी भावना शब्दों से परे थी। इसलिए नहीं कि अंगूठी कीमती थी, बल्कि इसलिए कि जू हाओ द्वारा उसे इतना कीमती उपहार देना अंकल जू के दिल में उसकी जगह साबित करता था। यही बात उसे सबसे ज्यादा छू गई। जू हाओ को मुस्कुराते हुए देखकर वह अपनी भावनाओं को और दबा नहीं सकी और खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। उसने ऊपर देखा और उसे चूम लिया। जू हाओ की आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। आज रात का फैसला हो गया है। शियाओ वानलिंग पहले से ही एक छोटी सी अमीर महिला थी। अगर उसने उसे साधारण उपहार दिए होते, तो वह निश्चित रूप से प्रभावित होती, लेकिन इससे ये प्रभाव उत्पन्न नहीं होता।
ऐसी सक्रिय महिला मुख्य भूमिका ठीक वही थी जो वह देखना चाहता था। संभवतः बाद में भी उनका प्रदर्शन बुरा नहीं होगा। उसके लिए एक महिला मुख्य किरदार को हासिल करने के लिए 1 या 2 करोड़ करोड़ रुपए खर्च करना, जो उनके लिए पैसा भी नहीं था, पूरी तरह से सार्थक था। चुंबन समाप्त हुआ। शाओ वानलिंग का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और उसने अपना सिर झुका लिया था। वह जू हाउ की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह चाहती थी कि उसे कोई छेद मिल जाए जिसमें वह घुस सके। क्या वो अभी कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी? कितनी बेशर्म है, मानो वह भूख से मरी हुई हो। क्या अंकल जू को लगेगा कि मैं बहुत आसानी से मान जाने वाली लड़की हूँ? डिंग, शियाओ वानलिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। वानलिंग, मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा। शाओ वानलिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में उलझन के भाव थे। कहाँ जाना है, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। जू हाओ ने उसका हाथ पकड़ा और पास ही स्थित कपल होटल की ओर चल पड़ा। शाओ वानलिंग को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वह आशंका से भरी हुई थी लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने जू हाओ को आगे बढ़ने दिया। बगल में खड़ा ली शियाओ अचानक होश में आ गया। जू हाओ को शियाओ वानलिंग को एक कपल्स होटल ले जाते देख वह तुरंत समझ गया कि वे क्या करने वाले हैं। अब उसे शियाओ वानलिंग को सच बताने के अवसर की प्रतीक्षा करने की परवाह नहीं थी। वह तुरंत जू हाओ के असली रंग को उजागर करना चाहता था। अगर उसने अब उनका अनुसरण नहीं किया तो शियाओ वानलिंग का पूरी तरह से फायदा उठाया जाएगा और फिर कुछ भी करने में बहुत देर हो जाएगी। 187 एआई मॉडल जैमिनी -3.0 फ्लैश। उसने मन ही मन खुद को इस बात के लिए कोसा कि वह अभी विचलित हो गया था। उसे बहुत पहले ही हस्तक्षेप करके उन्हें रोक देना चाहिए था। जू हाओ को शियाओ वानलिंग को अंगूठी पहनाते हुए देखकर शियाओ वानलिंग ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और पहल करते हुए उसे एक प्यारा सा चुंबन दिया। ली शियाओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। वह मुख्य महिला किरदार थी, एक छोटी सी अमीर महिला जिसका स्वभाव सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण था। क्या उसे यूं ही सौंप दिया गया था? वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था, खैर, नायक नायिका के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी ताकत में सुधार होने तक इंतजार करेगा और फिर उसे ढूंढने आएगा। लेकिन किसी ने उसे पहले ही रोक लिया था। ली शियाओ बेहद गुस्से में थी। वह तुरंत उसके पीछे भागना चाहता था और शियाओ वानलिंग को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाना चाहता था। उसे अब इस बात की भी परवाह नहीं थी कि इससे जू हाओ नाराज हो जाएगा या नहीं। अगर उसने उसे नाराज कर दिया तो क्या होगा? अगर उसने उससे निपटने की हिम्मत की तो वह चू शियोंग को उसकी भाभी याओ शिनरुई के साथ उसके अफेयर के बारे में बता देगा। जू हाओ ने अपनी भाभी याओ शिनरुई को धमकी दी, जिसके बदले में याओ शिनरुई ने जू हाओ को धमकी दी। हालांकि ली शियाओ कुछ कदम ही चल पाता कि वह रुक गया। उसके सामने एक ठंडे स्वभाव और भावहीन चेहरे वाली महिला खड़ी थी। उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने उसके दिल को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने इस महिला को पहले भी देखा था, वह जू हाओ की ड्राइवर थी। उसे इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं थी। पलक झपकते ही जू हाओ और शियाओ वानलिंग होटल में प्रवेश कर चुके थे। जहां वह रुक गया था, वहां से आगे बढ़ना उसके लिए असंभव था। वह केवल अपनी बेबसी में अपना क्रोध निकाल सकता था। 094 वह नायक जो अपना बचाव नहीं कर सकता। नायिका बिल्कुल भी टिक नहीं सकती। जू हाओ ने होटल में पहले ही एक कमरा बुक कर लिया था। वह शियाओ वानलिंग को सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले गया। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ। डिंग, शियाओ वानलिंग घबरा रही है, भावना अंक जोड़ 123। डिंग, शियाओ वानलिंग की हृदय गति बढ़ रही है, भावनात्मक अंक जोड़ 456। डिंग, शियाओ वानलिंग बेहद उत्साहित है, भावना अंक जोड़ 789। शियाओ वानलिंग के घर के बाहर वहां काफी देर तक एक आकृति खड़ी रही। आज काम खत्म होने के बाद झेंग फीफान दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वह एक बार फिर शियाओ वानलिंग को जू हाओ की कपटपूर्ण और धूर्ततापूर्ण हरकतों के बारे में बताना चाहता था। हालांकि कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जियाओ वानलिंग वापस नहीं लौटी थी। झेंग फीफान का दिल डूबता जा रहा था। वह काफी समय से शियाओ वानलिंग के किराए के मकान में रह रहा था और हर दिन खूबसूरत मकान मालकिन के घर पर ध्यान देता था। शियाओ वानलिंग हमेशा से ही आत्मा अनुशासित थी। वह कभी रात में बाहर नहीं रहती थी। यहाँ तक कि जब वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त जू होंगजून के साथ जू परिवार के घर पर होती थी, तब भी वह रात में वापस आती थी। लेकिन आज क्या हो रहा था? शियाओ वानलिंग को लंबे समय से न देखने के कारण वह शियाओ वानलिंग और जू हाओ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। एक विचार अनियंत्रित रूप से उभर आया। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? झेंग फीफान का दिल अचानक खालीपन से भर गया, मानो उसने कुछ खो दिया हो। लव होटल के बाहर ली जियो वानलिंग को बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन बाय लिंग ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे ठंडी निगाहों से देखती रही। ली शियाओ ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। ली शियाओ ने निराशा से आह भरी, अपने दुख को दबाया और जाने के लिए मुड़ गया। बहुत लंबा समय बीत गया है, कौन जाने उन्होंने कितने पद खोले होंगे। अब शियाओ वानलिंग को ढूंढने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी वह औरत हमेशा बाहर पहरा देती रहती थी। भले ही बोर हो रही हो, वह होटल में एक कदम भी नहीं रख पाएगा। घर जाकर नहा धोकर सो जाना बेहतर था। बाद में किसी और अवसर की प्रतीक्षा करें। एक महिला मुख्य किरदार एक महिला ही होती है। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत होता है, उसका शरीर सुडौल होता है और उसका स्वभाव अद्वितीय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले ही अपनी कौमार्यता खो चुकी थी।
अगर उन्हें स्पेयर टायर भी बनना पड़े तो अनगिनत लोग इसके लिए तैयार होंगे। ली शियाओ घर लौटी, पूरा परिवार अभी भी जाग रहा था और सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। उसे वापस आते देख परिवार ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो और उसका अभिवादन भी नहीं किया। इस बेटे ने उन्हें बहुत ज्यादा निराश किया था। ली शियाओ ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। उनके पूर्ववर्ती का जीवन वास्तव में अच्छा नहीं चल रहा था। भले ही बड़े बॉस चू शियोंग ने उनकी सराहना की थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार जब उसने अपनी पहली पूंजी अर्जित कर ली और अपने ज्ञात धन कमाने के तरीकों के माध्यम से एक कंपनी शुरू की, परिवार उसे नए नजरिए से देखेगा। इस क्षण उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसके कान हल्के से फड़कने लगे। उसने सुना कि ली की माँ अपनी बेटी ली युनशु से उत्सुकतापूर्वक कुछ पूछ रही थी। युनशु, क्या खुशखबरी हुई? जब से तुम वापस आए हो, तुम्हारे चेहरे से मुस्कान गायब ही नहीं हो रही। ली के पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा। हालांकि जब वह जूस ग्रुप में शामिल हुई थी तब वह उत्साहित थी, लेकिन आज जितनी खुश है उतनी पहले नहीं थी। अपनी खूबसूरत और सौम्य बहन के बारे में सोचकर ली शियाओ के कान खड़े हो गए। अपनी मां द्वारा उसके विचारों को भांप लिए जाने पर ली युनशु का चेहरा सख्त हो गया। इस बारे में सोचने पर इसमें शर्मनाक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता को बताने में कोई हर्ज नहीं था। आज सुबह काम पर जाते समय मेरी मुलाकात एक सहपाठी से हुई जो मुझे तंग करना चाहता था। तभी हमारे राष्ट्रपति जू आए और मुझे बचाया, वगैरह वगैरह। ली युनशु ने आज सुबह हुई घटना के बारे में बताया। इससे पहले जब भी ऐसा कुछ हुआ था उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था। स्कूल में जू फानफेई द्वारा धमकाए जाने के कारण उसने ये सब अकेले ही सहन किया। उसे डर था कि अपने माता पिता को बताने से वे चिंतित हो जाएंगे। अब उसे वह चिंता नहीं रही। अंकल जू की चेतावनी के बाद जू फानफेई ने भी माफी मांग ली थी और वादा किया था कि वह उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगी। इसलिए अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी बेटी को ये कहते हुए सुनकर कि उसे तंग किया जा रहा है, ली के पिता और ली की मां के भाव बदल गए, उनके चेहरे गंभीर हो गए। उस दुष्ट लड़की ने सचमुच किसी को ढूंढकर उनकी बेटी को थप्पड़ मरवा दिया। ली के पिता और ली की मां का दिल दहल गया। ली की मां भी अपनी बेटी के बगल में बैठ गई। उसे चोट न लगने पर उसने राहत की एक लंबी सांस ली। 188 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। फिर ली की मां और ली के पिता ने लिंगर को ये कहते हुए सुना कि आखिरी क्षण में संयोगवश जुहाओ वहां से गुजर रहा था। उसने उसे देखा और उसकी जान बचा ली। उसने उस दुष्ट लड़की से माफी भी मंगवाई और उसने वादा किया कि वह भविष्य में उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। ली के पिता और ली की माता लगभग खुशी से झूम उठे। राष्ट्रपति जू सचमुच एक महान व्यक्ति हैं, जैसा कि अफवाहें कहती हैं। युनशु, आपको राष्ट्रपति जू को उचित धन्यवाद देना चाहिए। अगर वे समय पर नहीं आते तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह लड़की बहुत ही दुष्ट थी। सौभाग्य से राष्ट्रपति जू ने उसे चेतावनी दे दी। मुझे लगता है कि वह भविष्य में फिर कभी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। ली के पिता और ली की माता दोनों ने जू हाओ के चरित्र के बारे में आह भरी और जू फानफेई की निर्दयता के बारे में शिकायत की। लेकिन लिंगर की बातें सुनकर बूढ़ा दंपति स्तब्ध रह गया। क्या युनशु, तुमने सचमुच राष्ट्रपति जू की संपर्क जानकारी जोड़ दी? इसका कारण यह है कि उन्हें डर था कि तुम्हारे साथ फिर से वैसी ही बदमाशी होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें मदद के लिए उन्हें फोन करने को कहा और तुम उन्हें निजी तौर पर अंकल जू कह सकती हो। राष्ट्रपति जू बहुत दयालु हैं। युनशु, राष्ट्रपति जू तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति जू जो कहते हैं वही होता है। उन्हें अंकल कहकर बुलाने से भी आप राष्ट्रपति जू के करीब आ सकते हैं। हमें उन्हें रात के खाने पर कब आमंत्रित करना चाहिए? हमें उनका ठीक से धन्यवाद भी करना चाहिए। ली युनशु ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे अपने माता पिता से यह जानने की जरूरत नहीं थी। वह खुद अंकल जू को निराश न करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। पास ही खड़े होकर छुपकर बातें सुन रहे ली शियाओ को जैसे जैसे वह सुनता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना। क्या ये सिर्फ एक नायक द्वारा सुंदरता को बचाने की कहानी का ही दोहराव नहीं है? बड़ी बहन काम पर जाते समय रास्ते में फंस गई। जैसे ही हमलावर कुछ करने वाला था तभी संयोगवश जू हाओ वहां आ गया। क्या ये कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं है? दरअसल अगर कोई और होता तो वह इस दिशा में नहीं सोचता। बात सिर्फ इतनी थी कि जू हाओ ने उसके सामने जो छवि पेश की वह बहुत ही पाखंडी, कपटी और धूर्त थी। उन्हें इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि जू हाओ ऐसा कुछ कर सकता है। अपने माता पिता के चेहरे कृतज्ञता से भरे हुए और बड़ी बहन की भावुक और स्नेहपूर्ण नजर देखकर उन्हें पता था कि जू हाओ ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सबसे पहले किसी नायक द्वारा किसी खूबसूरत लड़की को बचाने की कहानी के माध्यम से उसका विश्वास जीतें और फिर संपर्क के अगले चरण की ओर बढ़ें। अंत में बड़ी बहन का दिल जीत लें। ली शियाओ को अचानक याद आया कि कैसे खूबसूरत मकान मालकिन और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शियाओ वानलिंग जू हाओ से मोहित हो गई थी। ये सोचकर कि अभिनेत्री इस समय जू हाओ के साथ किसी होटल में ठहरी हुई है, धीरे धीरे जियाओ वानलिंग का रूप बदलकर बड़ी बहन ली युनशु में बदल गया। ली शियाओ अचानक कांप उठी। नहीं, ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होने दी जा सकती। सोफे पर जगह नहीं बची थी, इसलिए उसने एक कुर्सी खींची, बैठ गया, गला साफ किया और बोला, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ही संयोग है? स्विश स्विश। ली शियाओ की बेमौसम आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। शाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? ली के पिता ने भौहें चढ़ाईं।
सोचो, जू हाओ पहले या बाद में क्यों नहीं आया, बल्कि केवल तभी क्यों आया जब बड़ी बहन खतरे में थी। ली शियाओ ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। परिवार को जू हाओ के अच्छे व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा था। वह केवल सूक्ष्म रूप से ही जू हाओ के बारे में उनकी धारणा को बदल सकता था। ली की मां ने तुरंत नाराजगी जताते हुए कहा, शाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वह तुम्हारी बड़ी बहन के खतरे में होने पर प्रकट नहीं हुआ, तो क्या यह उचित होगा कि वह तुम्हारी बड़ी बहन को नुकसान पहुंचने के बाद ही प्रकट हो? ली के पिता का चेहरा गंभीर था। ली युनशु का चेहरा पानी की तरह और भी गहरा काला पड़ गया था। पिछली बार इस समस्याग्रस्त छोटे भाई को शक था कि चाचा जू की मंशा बुरी है। इस बार उसे वास्तव में सीधे तौर पर शक था कि अंकल जू के कुछ गुप्त इरादे हैं। क्या उसे उत्पीड़न का भ्रम है? पहले उसका छोटा भाई अक्सर बाहर घूमता रहता था और वह ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उनके बीच का रिश्ता उदासीन था। इस समय ली युनशु, जो आमतौर पर शांत स्वभाव की थी, भड़क उठी। ली शियाओ की ओर उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। मेरा मतलब वो नहीं था। ली शियाओ ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। वह भला कैसे चाहेगा कि उसकी बड़ी बहन को कुछ हो जाए? इसके बाद उन्होंने बोलना जारी रखा। मेरे पास एक सिद्धांत है। क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, वह सब सुनियोजित था? ली युनशु को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह हंस पड़ी। क्या आप कह रहे हैं कि जिस कारण से मुझे खतरा हुआ, वह अंकल जू द्वारा योजनाबद्ध था? खास तौर पर इसलिए ताकि वह हम मौके पर आकर मुझे बचा सके। ली के पिता और ली की मां को एहसास हुआ कि उनकी बेटी का लहजा ठीक नहीं था। अब वह पूरी तरह से गुस्से में थी। उन्होंने तुरंत अपने निराश करने वाले बेटे को डांटना शुरू कर दिया। ली शियाओ, तुम राष्ट्रपति जू के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते हो? राष्ट्रपति जू तुम्हारी बड़ी बहन के प्रति इतने अच्छे हैं। ली की मां बहुत नाराज थी। तुम छोटे बदमाश, रोज उन गुंडों के साथ घूमते घूमते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज से ही तुम कोई स्थायी नौकरी ढूंढ लो। अगर तुमने दोबारा इधर उधर भटकना शुरू किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ली के पिता इतने गुस्से में थे कि वे उसे मारना चाहते थे। इस बेटे को सिर्फ बाहर खेलना कूदना आता था और उसमें किसी भी तरह का कोई हुनर नहीं था। उनकी बेटी को न केवल एक अच्छी नौकरी मिली, बल्कि उसे एक अच्छा बॉस भी मिला जो उसकी सराहना करता था। पूरा परिवार अपनी बेटी के लिए खुश था। फिर भी उनका बेटा यहाँ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा था और संदेह जता रहा था। अपने माता पिता की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देखकर ली शियाओ अवाक रह गया। ऐसा लगता है कि जू हाओ के प्रति उसके परिवार के दृष्टिकोण को बदलना एक लंबा सफर होगा। उसने अपनी नाक रगड़ी, कंधे उचकाए और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हालांकि उन्होंने यह बात कही नहीं, लेकिन उनके हाव भाव और व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि उनका मतलब बिल्कुल यही था। ली युनशु ने फिर से बात की, उसकी आंखें ठंडी थीं। ओह, और एक और बात है, जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गया था, उस समय मेरे साथ कोई और भी था और उस व्यक्ति ने साक्षात्कारकर्ता के साथ मिलकर मुझे असफल करने की साजिश रची। उसी समय अंकल जू ने मुझे न्याय दिलाने में मदद करने के लिए प्रकट हुए, उस प्रतिद्वंद्वी को कंपनी से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि मुझे प्रोत्साहित और सांत्वना भी दी। आपके अनुसार वह भी पहले से तय किया गया था। ली शियाओ ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें झपकती रहीं। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। जू हाओ एक नंबर का कमीना है। उनकी पत्नी है और उनकी बेटी काफी बड़ी हो चुकी है। फिर भी वह दूसरी खूबसूरत महिलाओं के पीछे पड़ा रहता है। वह निस्संदेह एक कामुक राक्षस है। खुद को जू हाओ के स्थान पर रखकर इस कामुक शैतान की कल्पना कीजिए। अचानक कंपनी में एक बेहद खूबसूरत महिला आई है, जो इंटरव्यू के लिए खुद आगे आ रही है। 189 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जानबूझकर एक दुर्घटना का आयोजन करें और फिर अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। इसकी संभावना बहुत अधिक है। इसलिए उन्होंने बड़ी बहन ली युनशु को सिर हिलाकर सहमति दी। जैसा कि ली शियाओ की बहन ने कहा, यह वास्तव में बहुत संभव है कि जू हाओ उस तरह का व्यक्ति है जो विकृत मानसिकता वाला व्यवहार करता है, जानबूझकर आपको उसके प्रति कृतज्ञ महसूस कराता है और फिर आप पर गलत इरादे से डोरे डालता है। चुप रहो, ली युनशु और सुन नहीं सकी और उसने ठंडे लहजे में बात काट दी। तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि अंकल जू ने उस समय न केवल मेरे प्रतिद्वंद्वी को भगाया था, उन्होंने उस साक्षात्कारकर्ता को भी बर्खास्त कर दिया और यहाँ तक कि मानव संसाधन निदेशक को भी बुलाकर उसे उपनिदेशक के पद पर पदावनत करके दंडित किया। ये सुनकर मम्मी और पापा को गहरा सदमा लगा। सच कहें तो उन्होंने अभी अभी ली शियाओ की बातें सुनी थीं। जू हाओ के प्रति अविश्वास का एक अंश वास्तव में उत्पन्न हो गया था। लेकिन लिंग ए ली युनशु की बातें सुनने के बाद उनके मन में मौजूद अविश्वास का वह अंश भी दूर हो गया। एक साक्षात्कारकर्ता को बर्खास्त करना और एक वरिष्ठ अधिकारी का पदावनति करना, सिर्फ एक लड़की के सामने अभिनय करने के लिए। उन्होंने लिंगर की सुंदरता को भी स्वीकार किया, लेकिन लिंगर से भी अधिक सुंदर लोग थे। जू हाओ की अरबों डॉलर की कुल संपत्ति के साथ उनकी पहुंच अधिक लोगों तक थी। जू हाओ की प्रतिष्ठा जगजाहिर थी, उनकी केवल एक ही पत्नी थी और यहाँ तक कि उनका सचिव भी एक पुरुष था। उन्हें सर्वोत्कृष्ट समर्पित व्यक्ति कहा जाता था। और तो और, जू हाओ की उम्र कम से कम 50 साल होगी, है ना? उनकी अपनी पत्नी लिंगर की उम्र केवल 20 वर्ष थी। उम्र का इतना बड़ा अंतर था। जू हाओ के चरित्र और प्रतिष्ठा को देखते हुए भला वह उनकी लिंगर में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? सरासर बकवास। ये ली शियाओ थोड़ा हिचकिचा रहा था। ली युनशु के सामने दिखावा करने के लिए कर्मचारियों को बर्खास्त करना और वरिष्ठ अधिकारियों को पदावनत करना, उसे भी नहीं लगता था कि जू हाओ इतनी बेवकूफी भरी हरकत करेगा।
उसे यह नहीं पता था कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो जूहाओ सचमुच ऐसा कर देगा। अगर वह एक महिला मुख्य किरदार को जीत सकता है और हर दिन भावनात्मक विस्फोट के पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, तो दूसरों की मृत्यु की परवाह क्यों करे? ली शियाओ ने स्वाभाविक रूप से अपना रुख बदल लिया। भले ही यह एक संयोग हो, लेकिन आज सुबह आपके साथ जो हुआ उसमें निश्चित रूप से कोई समस्या है। तुम बस काम पर जा रहे थे और अचानक कोई तुम्हें परेशान करने आ गया और संयोग से जूहाओ प्रकट हुआ और तुम्हें बचा लिया। हे, ली युनशु ने उपहास किया। आज सुबह की घटना के बारे में एक बात ऐसी है जिसे शायद मैंने स्पष्ट नहीं किया है, और वह ये है कि मुझे परेशान करने वाली लड़की वास्तव में मेरी सहपाठी थी। जब हम स्कूल में थे तब वह लगातार मुझसे झगड़े करती थी, मेरी बदनामी करती थी और मुझे दबाती थी। मुझसे इंटरव्यू लेने वाली वह प्रतिद्वंदी वही थी। उसे लगा कि मैंने उसकी जगह छीन ली है और वह मुझसे बदला ले रही है। क्या कोई और सवाल है? ली के पिता और ली की मां ने सुना कि लिंगर को तंग करने वाली दुष्ट लड़की उसकी सहपाठी थी और अक्सर स्कूल में लिंगर को परेशान करती थी। लिस की मां ने जल्दी से लिंगर की चोटों की जांच की। क्या उसे स्कूल में हिंसा का सामना करना पड़ा था? जांच के बाद वह ठीक पाई गई। वे इस बात की शिकायत किए बिना नहीं रह सके कि लिंगर ने उन्हें तब नहीं बताया जब स्कूल में उसके साथ बदमाशी की जाती थी। माँ और पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंकल जू ने उस सहपाठी को पहले ही चेतावनी दे दी है, वह भविष्य में मुझे फिर से परेशान करने नहीं आएगी। ये तो बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। बुजुर्ग दंपति को जूहाओ के प्रति कृतज्ञता की एक और लहर महसूस हुई। ली शियाओ अभी भी बड़ी बहन ली युनशु की कही बातों के बारे में सोच रही थी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वह दुष्ट लड़की अपनी बड़ी बहन को परेशान करने के लिए उसके पास क्यों जाती थी। ये तर्क ठोस और तार्किक रूप से सही था, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन ली शियाओ को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। बहुत सोचने समझने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अचानक अपना सिर उठाया और ली युनशु की ओर देखा। बड़ी बहन, आपने कहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि जूहाओ ने उस लड़की के साथ मिलकर आपके सामने नाटक रचा हो? मुझे ली शियाओ की बहन मत कहो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ली युनशु स्वभाव से एक मिलनसार लड़की थी। स्कूल में जब जू फानफेई उसे तंग करती थी, तब भी वह एक शब्द भी नहीं बोलती थी। इस बार ली शियाओ के शब्दों ने उसकी सहनशक्ति की सीमा को छू लिया था। उसे अपने रक्षक पर इस तरह और उस तरह का संदेह था। ली युनशु को बहुत घृणा हुई। ये सच है कि ली शियाओ द्वारा उल्लिखित संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ली युनशु को खुद की स्पष्ट समझ थी। वह एक साधारण सी लड़की थी। उसमें ऐसी क्या बात थी जिसके लिए अरबपति अंकल जू अपना सारा प्रयास उस पर खर्च करना चाहते थे? ली शियाओ के उस बेवकूफी भरे चेहरे को और देखने की हिम्मत नहीं हो रही। ली युनशु मुड़ी और अपने बेडरूम में लौट गई। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, इसे लॉक कर दिया। ली के पिता और ली की मां ने अपने निकम्मे बेटे को एक और उपदेश दिया। शाओ वानलिंग दोपहर तक सोती रही और फिर उठी। अपनी कुछ धुंधली आंखों को खोलते ही उसे चक्कर और घबराहट महसूस हुई। इससे पहले जब वह जू परिवार की कुछ बहनों के साथ खेल रही थी, तब उसने उन्हें जू हाओ के बारे में बात करते हुए भी सुना था कि वह कितना अद्भुत था। उनकी सौतेली मां की आवाज कितनी मोहक थी। उस समय भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। सुवान की गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण दिखती थी और हमेशा अपनी बेटी लिंग एर के सामने एक दयालु मां की छवि बनाए रखती थी। ये जानते हुए भी कि उसकी सभी बेटियां घर पर थीं, उसने अपना मुंह क्यों नहीं ढका? अब उसे आखिरकार वानलिंग के अपने कार्यों पर नियंत्रण न होने की बात समझ में आ गई। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जैसे ही उसकी धुंधली आंखों ने फिर से ध्यान केंद्रित किया, उसे अचानक पता चला कि उसके सामने बैठा जूहाओ उसे शरारती अंदाज में देख रहा था। शाओ वानलिंग का चेहरा पल भर में लाल हो गया और वह शर्माते हुए छिपना चाहती थी, लेकिन तभी एक हाथ ने उसे उठा लिया। 095 ज्ञान प्राप्त हुआ। महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं। घर से निकाल दिया गया। एक लहर का लाभ उठाने के बाद जब जियाओ वानलिंग गहरी नींद में सो रही थी, तब जूहाओ ने पिछले कुछ दिनों में हुई अपनी उपलब्धियों का जायजा लिया। इसका भावनात्मक मूल्य 1,30,000 से अधिक हो गया। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चित्र बनाओ, चित्र बनाओ। हालांकि उसके निजी अंगरक्षक बाइलिंग का संरक्षण उसके पास था, फिर भी नायक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। जूहाओ को पूर्ण नियंत्रण चाहिए था। 190 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने इनाम जीत लिया है, भाग्य जोड़ 1। मैंने इस पैनल पर पहले कभी यह विशेषता नहीं देखी है। भाग्य का क्या लाभ? क्या इससे धन में वृद्धि होगी? आशा है इसका कुछ असर होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ और महिला मुख्य भूमिकाएं मिल जाएं तो अच्छा होगा। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने इनाम जीत लिया है, 9 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। वाह, बुरा नहीं, बुरा नहीं। 9 एट्रीब्यूट पॉइंट्स काफी ज्यादा हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लक जोड़ 1 का प्रभाव है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने इनाम जीत लिया है, वस्तु 10 सेट कपड़े और पैंट। जूहाओ ने अपने हाथ में मौजूद खोखले लेस पैटर्न वाले कपड़ों के 10 सेटों को देखा और गहरी सोच में डूब गया। सच कहूं तो एक रात थोड़ी उबाऊ थी और वह कुछ नया अनुभव करना चाहता था। उसे जो चाहिए था मिल गया। क्या इसे भाग्य माना जाता है? सब ठीक रहा, अगली बार मत आना। क्या मुझे इसे खरीदने का तरीका नहीं पता? डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने इनाम जीत लिया है, किरदार मिंग जिनपीक का एक घातक योद्धा। स्विश, जूहाओ की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी।
मिंग जिन पीक का एक घातक योद्धा प्रकट हुआ। बहुत बढ़िया, उनके नेतृत्व में एक और शक्तिशाली लड़ाकू बल। सुरक्षा कारक में फिर से वृद्धि हुई है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने इनाम जीत लिया है 8 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। फिर भी बुरा नहीं है। जाता रहना। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने इनाम जीत लिया है। वस्तु, अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की 10 गोलियां। जूहाओ की आंखें चमक उठीं। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां बहुत अच्छी होती हैं। ये मज्जा और बालों को शुद्ध करते हैं, अशुद्धियों को दूर करते हैं और आकर्षण को भी बढ़ा सकते हैं। उसने इसका एक बार इस्तेमाल किया और अब दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वह इसे अपनी महिलाओं को दे सकता है। वे और भी खूबसूरत होंगी और उसे बेहतर अनुभव भी मिलेगा, है ना? ये बहुत अच्छा है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने इनाम जीत लिया है। कैरेक्टर, दो मिंग जिन लेट स्टेज डेथ वॉरियर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने इनाम जीत लिया है। कौशल, हत्या मास्टर स्तर। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, यादों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। ये हत्या से संबंधित हर तरह की जानकारी थी। इसमें छुपकर हमला करना, छिपकर हत्या करना, लोगों को अदृश्य रूप से मारना शामिल है, और सूचनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न दुर्घटनाएं उत्पन्न करना, जिससे उसका पता लगाना असंभव हो जाता है। जूहाओ की भौहें फड़क उठीं। ये कौशल बुरा नहीं है। उसे हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह इस तरह के गंदे और थकाऊ काम को अपने अधीनस्थों पर छोड़ सकता है। लेकिन उसने छिपने और भागने की क्षमताओं में मूल्य देखा। यदि उसका सामना किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होता है और वह उसे हरा नहीं पाता है, तो अस्थायी रूप से पीछे हटना सबसे अच्छी रणनीति है। अपने जीवन में बीमा की एक और परत जोड़ना। अफसोस की बात है कि यह एक मास्टर स्तर का कौशल है। भगवान स्तर सर्वश्रेष्ठ है, ग्रैंड मास्टर स्तर भी स्वीकार्य है। अचानक उसे एक बात सूझी। उसने पैनल को दोबारा जांचा और वास्तव में उसे ग्रैंड मास्टर स्तर का कौशल उन्नयन कार्ड दिखाई दिया। इसका सदुपयोग किया जा सकता है। उत्तम। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने इनाम जीत लिया है। कैरेक्टर, टेन मिंग जिन, प्रारंभिक चरण का डेथ वॉरियर्स। अद्भुत, एक साथ 10 लोग बाहर आ गए। अब तक चित्रित किए गए मृत्यु योद्धाओं की कुल संख्या काफी अधिक है। उनकी खुफिया संस्था को भी धीरे धीरे स्थापित किया जा सकता है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने इनाम जीत लिया है 8 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ये चित्र व्यर्थ नहीं है। विशेषता अंक 8 से कम नहीं रहे हैं। इसे जारी रखो। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने इनाम जीत लिया है। वस्तु, एक लिमिटेड एडिशन में बैग। पहले से ही मेजबान के घर के गोदाम में खड़ी है। कार के मॉडल को देखकर लगता है कि यह सादगीपूर्ण होने के साथ साथ शानदार भी है। यह उनके स्वभाव से मेल खाता है। लेकिन अगर वह इसे चाहता, तो क्या वह इसे खरीद नहीं लेता? ये पुरस्कार के रूप में देने के लिए बहुत अधिक अपव्यय है। डिंग, मेजबान को बधाई हो, आपने इनाम जीता है 5 मिंगजिन मृत्यु योद्धा। बहुत अच्छा, मृत्यु योद्धाओं की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिंगर के सुरक्षा स्तर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने पुरस्कार जीत लिया है। कौशल, राक्षसों को वश में करने की 108 विधियां, स्टाफ तकनीक। ये अपने मन में मौजूद ज्ञान की जानकारी की जांच करने के बाद जूहाओ का चेहरा अजीब सा लग रहा था। एक ऐसा कौशल जो पहली बार सुनने पर उचित नहीं लगता। जैसा कि उम्मीद थी, ये सही नहीं है। उसे लगा कि वह महिलाओं के तौर तरीकों में पहले से ही अनुभवी है और सभी तरह की अदाएं जानता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसी इतनी सारी अदाएं होंगी जिन्हें उसने अभी तक आजमाया नहीं है। ये वाकई आंखें खोलने वाला अनुभव है। फिर भी ठीक है, कम से कम ड्यूरेक्स जैसी किसी चीज से तो बेहतर है। कुछ मजबूत व्यक्तित्व वाली महिलाओं को छोड़कर इस पर निश्चित रूप से इसका विजयी प्रभाव पड़ेगा। ड्राइंग समाप्त हो गई है। जूहाओ ने अंक जोड़ना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने पूरे 25 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट हासिल किए। जूहाओ की आंखों में चिंतन के भाव थे। इन सभी को शक्ति में जोड़ने से वह डार्क एनर्जी के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर उसका शारीरिक गठन साथ नहीं देता है, तो वह अपनी ताकत का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। इस बारे में सोचने के बाद भी उन्होंने व्यापक विकास करने का निर्णय लिया। 191 एआई मॉडल, जैमिनी -2.5 फ्लैश। शक्ति और शारीरिक क्षमता दोनों में 10-10 अंकों की वृद्धि हुई और मनोबल में 5 अंकों की वृद्धि हुई। एक परिचित गर्म धारा उमड़ पड़ी। फिर बारी आई हत्या करने की कला की। जूहाओ ने सीधे ग्रैंड मास्टर स्किल अपग्रेड कार्ड का उपयोग करके इसे ग्रैंड मास्टर स्तर तक बढ़ा दिया। सब कुछ पूरा करने के बाद जूहाओ की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी विशेषताओं की जांच की। चरित्र, जूहाओ। पहचान, जू समूह के नियंत्रक। चार्म, 93 अधिकतम 100। शक्ति, 90 आंतरिक शक्ति, मिंग जिन अंतिम चरण। काया, 56 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा, 40 सामान्य व्यक्ति 10। कौशल, करीबी लड़ाई ग्रैंड मास्टर, चित्रकला ग्रैंड मास्टर, सुलेख ईश्वर स्तर, पियानो ग्रैंड मास्टर, संगीत मास्टर, चाय कला ईश्वर स्तर, आग्नेयास्त्र मास्टर, 18 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, हत्या ग्रैंड मास्टर। सामान, डेजर्ट ईगल, मज्जा शुद्धिकरण गोली 10 गोलियां, छोटा चमड़े का चाबुक। विशेषताएं, जेब के आकार का 1 घन मीटर टेलीपोर्टेशन, गुर्दे को धोखा देना। भावनात्मक मूल्य 2893। निःशुल्क विशेषताएं 0। शाम भर की गतिविधियों के बाद उसे थोड़ी भूख लगने लगी। जूहाओ ने होटल से खाना मंगवाया। उसने शियाओ वानलिंग को सिर्फ इसलिए उठने को कहा था ताकि उनका पेट भर जाए। बेशक, भोजन के दौरान एक छोटा सा व्यवधान अपरिहार्य था। एक और घंटा बीत गया।
दोनों ने होटल की सफाई की और वहां से चले गए। जू हाओ को कंपनी से फोन आया कि उसे वहां जाना है, इसलिए शियाओ वानलिंग को अकेले घर जाना पड़ा। वैसे भी उसने जिन मृत सैनिकों को देखने की व्यवस्था की थी, उनके रहते कुछ भी नहीं हो सकता था। कंपनी में जाने से पहले जू हाओ लगभग 1 दर्जन नए चित्रित मृत सैनिकों को देखने गया। प्रणाम स्वामी जी। 1 दर्जन महिलाएं उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गईं। उनमें से प्रत्येक भावहीन था, मानो जन्मजात हत्यारे हों, और उनके चारों ओर एक प्रभावशाली आभा थी। जू हाओ के मन में वीरतापूर्ण महत्वाकांक्षा का ज्वार उमड़ आया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह पूरे शंघाई पर पैर रख रहा हो। जब तक वह लगातार सुधार करता रहेगा, अंततः वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेगा। शांत हो जाएं। जू हाओ ने खुद को संभाला। ये ताकत का स्तर अभी भी पर्याप्त से बहुत दूर था। इतना ही नहीं, 2.5 साल बाद उस अजेय विद्रोही बेटे के सामने, जो मुख्य पात्र सामने आए थे, उनसे निपटना भी मुश्किल था। फिर भी वह बहक नहीं सका। निरंतर विकास करें। उठना। उसने इन मृत सैनिकों को दरकिनार कर दिया। बाकी व्यवस्था उनके निजी अंगरक्षक बाय लिंग द्वारा की जाएगी। फिर बाय लिंग उसे कंपनी तक ले गई। शाओ वानलिंग अपनी सिल्वर BMW कार से घर चली गई। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने एक भिखारी जैसी आकृति देखी। झेंग फीफान के अलावा और कौन हो सकता है? झेंग फीफान ने कल रात शियाओ वानलिंग के लौटने का इंतजार नहीं किया था। वह पूरी रात दरवाजे पर इंतजार करता रहा। उन्हें उम्मीद थी कि शियाओ वानलिंग सुबह लौट आएगी, इसलिए वह काम पर भी नहीं गए, बस इंतजार करते रहे। यह इंतजार दोपहर तक चलता रहा। पूरी रात न सो पाने के कारण वह मानसिक रूप से थका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे 2 काले घेरे थे और त्वचा ढीली पड़ गई थी। उसके फटे पुराने कपड़ों के साथ वह सड़क किनारे बैठे भिखारी से किसी से कम नहीं था। जियाओ वानलिंग ने अपनी कार पार्क की और बाहर निकली। बड़े बदलाव के कारण उसके चेहरे पर थोड़ी सी भौहें तन गईं। वह संभल कर कदम बढ़ाती हुई अपने दरवाजे की ओर चल पड़ी। झेंग फीफान ने शियाओ वानलिंग को देखा और तुरंत उसका अभिवादन करना चाहा। लेकिन जब उसने उसे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए देखा और उसकी बाहों के बीच वू मेई के आकर्षण की झलक, झेंग फीफान अचानक जम गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका दिमाग गरज रहा था। पिछली रात का उनका अनुमान सच साबित हुआ। शाओ वानलिंग पूरी रात वापस नहीं लौटी, और वास्तव में इसका कारण ये था कि वह बाहर एक आदमी के साथ थी। वह आदमी कौन था? जू हाओ के अलावा वह किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसके दिल में असहनीय दर्द उठ खड़ा हुआ। शियाओ वानलिंग खुद के प्रति इतनी लापरवाह क्यों थी? उसने खुद को एक निर्दयी, गहरे छिपे हुए पाखंडी के हवाले कर दिया था। अगर शियाओ वानलिंग को जू हाओ के चरित्र के बारे में पता नहीं होता, तो ये कुछ हद तक समझ में आने वाली बात होती। लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से जू हाओ की असलियत बता दी थी। शाओ वानलिंग ने दरवाजे पर झेंग फीफान को देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसका उसे पहचानने का कोई इरादा नहीं था और उसने सीधे उसके पास से गुजरने की योजना बनाई थी। झेंग फीफान ने खुद को रोककर उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कर्कश आवाज में कहा, बहन वानलिंग, आप कल रात कहाँ गई थीं? आप पूरी रात वापस क्यों नहीं आई? मैं कहाँ जाता हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे किसी भारी हथौड़े ने उसके दिल पर प्रहार किया हो, झेंग फीफान का दिल अचानक फड़क उठा और उसने एक कड़वी मुस्कान दी। मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। मुझे डर था कि तुम किसी खतरे में पड़ जाओगे और बुरे लोगों के बहकावे में आ जाओगे। उसके शब्द तीखे थे और शियाओ वानलिंग की भौहें तन गईं। तुम बुरे इंसान हो, तुम्हारा पूरा परिवार बुरा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल जू का इस लड़के के प्रति इतना अच्छा रवैया क्यों था, लेकिन वह उसे बढ़ावा नहीं देगी। झेंग फीफान ने कोई जवाब नहीं दिया और सावधानी से पूछा, बहन वानलिंग, क्या तुम कल रात उस जू हाओ के साथ थी? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जू हाओ बहुत पाखंडी है? पाखंडी? शाओ वानलिंग ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि जू हाओ पाखंडी था, बल्कि वह बेहद शक्तिशाली था। इतने दिनों तक जू परिवार में रहने के बाद वह अंकल जू के चरित्र को कैसे महसूस नहीं कर सकती थी? चाहे वह उससे बात कर रहा हो या अपनी कई प्रेमिकाओं से, वह हमेशा ईमानदार था। क्या ऐसा नहीं है? झेंग फेइफान बहुत गुस्से में था। तुम्हें देखो, वह महिलाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, और जब तुम चल भी नहीं सकती तब भी वह तुम्हारा साथ नहीं देता। शाओ वानलिंग स्तब्ध रह गई। 192 AI मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। पिछली रात का दृश्य याद करते हुए जू हाओ ने सचमुच उस पर कोई दया नहीं दिखाई। पूरी रात, क्या उसे पता है कि उसने रात कैसे गुजारी? उसके साथ न आने की बात समझ में आती है। अंकल जू को एक फोन आया, कंपनी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे संभालना जरूरी था। हालांकि उन्होंने कहा कि वह शाम को उसके साथ आएंगे। ये सोचकर कि वह आज रात फिर से जू हाओ के साथ हो सकती है, शियाओ वानलिंग का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। झेंग फीफान ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी, उसका दिल टूट गया और उसने अनिच्छा से पूछा, जू हाओ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तुम दोनों के बीच उम्र का इतना बड़ा अंतर है, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? उसकी लगातार बकबक देखकर शियाओ वानलिंग तुरंत अधीर हो गई। क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम्हें अंकल जू के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पहले से ही अंदाजा नहीं था? जी हाँ, मैं अंकल जू के साथ हूँ। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, धमकाया नहीं और मुझसे झूठ भी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ रिश्ते में आई थी। कल रात मैंने ही इसकी शुरुआत की थी। अब आप संतुष्ट हैं? गड़गड़ाहट। झेंग फीफान को केवल गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। वह वहीं अवाक खड़ी रह गई। उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई।
शाओ वानलिंग वास्तव में कल रात जूहाओ के साथ थी और वही थी जिसने स्वेच्छा से खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया था। अविश्वसनीय, उनकी नजरों में वह महिला मकान मालकिन कुलीन, सुरुचिपूर्ण और सौम्य थी। वास्तव में स्वेच्छा से एक बूढ़े आदमी से लिप्ट जाएगा। शाओ वानलिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। झेंग फीफान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चोट लगी हो और वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उन दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। जियो वानलिंग गुस्से में था। अंकल जू वैसे व्यक्ति नहीं है जैसा आप उन्हें बता रहे हैं। अगर आपने अंकल जू पर दोबारा झूठे आरोप लगाने की हिम्मत की तो मेरे द्वारा आपके साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत देना। शून्य। उसका रवैया दृढ़ था, मानो अगर उसने जूहाओ के बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो वह उसे निश्चित रूप से लात मार देगी। झेंग फीफान को बेबसी का एक तीव्र एहसास हुआ। शाओ वानलिंग का जूहाओ पर भरोसा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अगर वह सबूत पेश नहीं करता तो चाहे वह कुछ भी कहे, शाओ वानलिंग उस पर विश्वास नहीं करेगी। झेंग फीफान की आंखों में एक तीव्र चमक दिखाई दी। उसे जल्द से जल्द जूहाओ के गलत कामों का कोई सबूत ढूंढना होगा। जिस तरह उसने झाओस मीडिया को निशाना बनाया उसी तरह वह जूस ग्रुप को भी गिरा देगा। उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उस पाखंडी व्यक्ति ने इतना बड़ा समूह खड़ा किया तो जरूर उसने कुछ अवैध काम किए होंगे। एक गहरी सांस लेते हुए झेंग फीफान का स्वर गंभीर था। बहन वानलिंग, मुझे पता है कि इस समय आप मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। तुम इंतजार करो, मैं सबूत जरूर ढूंढूंगा और जू हाओ के पाखंडी असली रंग को उजागर करूंगा। इतना कहकर झेंग फीफान दिल के दर्द को सहते हुए जाने के लिए मुड़ गई। इंतजार। तभी जियाओ वानलिंग ने उसे आवाज दी। झेंग फीफान का हृदय आनंद से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओ वानलिंग ने उस पर विश्वास कर लिया हो? उसने झट से अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया। लेकिन तभी उसने शियाओ वानलिंग के ठंडे, भावनाहीन शब्द सुने। मैं तुम्हें घर साफ करने और बाहर निकलने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। जितने समय के लिए मैंने इसे तुम्हें किराए पर दिया, मैं इसे दान समझूंगा। अब निकल जाओ, बहुत दूर चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। जब उसने पहली बार झेंग फीफान को किराए पर घर दिया था तो ये पूरी तरह से दयालुता के कारण था। उसके पास अनुबंध छापने का भी समय नहीं था। बाद में चूंकि झेंग फीफान किराया नहीं चुकाती थी इसलिए वह अनुबंध प्राप्त करने में आलसी हो गई। अगर झेंग फीफान वहां से नहीं निकलती तो वह पूरी तरह से पुलिस को बुला सकती थी और उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का आरोप लगाओ। शाओ वानलिंग उन लोगों में से नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करती थी। अगर झेंग फीफान किराया नहीं देता तो वह उसे घर से बाहर नहीं निकालती। लेकिन इस व्यक्ति ने दरअसल अंकल जू की बदनामी की जिससे वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अंकल जू द्वारा दी गई अंगूठी और उस रात का अनुभव, दोनों ही बातें उस घटना ने उसे अविस्मरणीय बना दिया और वह उस आदमी के प्रति गहरी आसक्त हो गई थी। वह किसी को भी उसे बदनाम करने की इजाजत नहीं देती थी। इसके अलावा वह व्यक्ति उसका खुद का किराएदार था। शाओ वानलिंग चाहती थी कि वह उसे तुरंत बाहर निकाल दे, नजरों से दूर, मन से दूर। जियाओ वानलिंग के गंभीर चेहरे को देखकर और यह जानकर कि वह गंभीर है, झेंग फीफान थोड़ा घबरा गया। वह सचमुच उसे घर से बाहर निकालने वाली थी। बहन वानलिंग, क्या ये सचमुच आवश्यक है? मैं आपसे इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जियो वानलिंग की नजर ठंडी थी। बहन वानलिंग, मुझसे गलती हुई। पहले किराया न चुकाना मेरी गलती थी। मैं अब बकाया किराया चुका दूंगी, कैसा रहेगा? अरे, कोई जरूरत नहीं। क्या मुझे तुमसे किराए का वो थोड़ा सा हिस्सा नहीं चाहिए? मुझे किराया नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। बहन वानलिंग, यह इतनी गंभीर बात नहीं है। अगर मैं दुगुना किराया दूं तो क्या होगा? 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना भी चलेगा। झेंग फेईफान ने जल्दी से कहा। वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था, उसे यहाँ समय समय पर खूबसूरत शाओ वानलिंग को देख पाना बहुत अच्छा लगता था। और कौन जाने वह पाखंडी कमीना जूहाओ उसके साथ क्या करेगा। उसे वहीं रुककर उसकी रक्षा करनी थी। झेंग फीफान ने कभी भी शियाओ वानलिंग को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उसे पहले ही चुना जा चुका था, फिर भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। शाओ वानलिंग इतनी आलसी थी कि उसने उस पर और शब्द बर्बाद करना उचित नहीं समझा। मैं 3 दिन बाद घर खाली करने आऊंगा। अगर तब तक आप लोग घर खाली नहीं करते हैं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्लिक करें। दरवाजे तक चलकर उसे खोलकर और जैसे ही उसने उसे बंद किया, शियाओ वानलिंग ने निर्दयता से एक वाक्य कह दिया। 096 नायक का नपुंसक क्रोध। रात भर रोशनी जलती रही। पहली महिला मुख्य भूमिका। झेंग फीफान निराश होकर घर लौटी। उसने अपने लिए खाना बनाया, फिर स्नान किया और तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। झेंग फीफान बालकनी में गई, उसका इरादा दूर स्थित शियाओ वानलिंग के घर पर आखिरी नजर डालने और फिर थोड़ी नींद लेने का था। दरअसल उनके शारीरिक गठन को देखते हुए एक दिन और एक रात तक जागते रहना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। इसका मुख्य कारण मानसिक थकान थी। शाओ वानलिंग के लौटने की प्रतीक्षा के दौरान होने वाली मानसिक पीड़ा। हालांकि जैसे ही उसने देखने के लिए अपनी आंखें खोली, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने देखा कि शियाओ वानलिंग दरवाजे पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद एक कार धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। 193 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जैसे ही जूहाओ कार से बाहर निकला, वह तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसकी बाहों में समा गई। जूहाओ। झेंग फीफान ने दांत पीसते हुए उन 2 शब्दों को थूक दिया।
उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, उसके नाखून अनजाने में उसकी त्वचा में धंस गए। डिंग, झेंग फीफान का गुस्सा चरम पर है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 839। सिस्टम से मिले संकेत को देखते ही जूहाओ को अपने ऊपर घृणा भरी निगाहों का साया महसूस हुआ। क्या संयोग है, उसकी भावनात्मक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और नायक एक बार फिर उसके दरवाजे पर आ पहुंचा था। जूहाओ के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने शियाओ वानलिंग के सुडौल शरीर पर थपथपाया। क्या मेरी जान ने मुझे याद किया? शाओ वानलिंग ने एक हल्की सी आह भरी और जल्दी से जूहाओ से उतर गई। उसने चारों ओर देखा और आसपास किसी को न देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने शरारती अंदाज में जूहाओ को घूर कर देखा। अंकल जू, आप बहुत परेशान करने वाले हैं, आप महिलाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है। ये सब मेरी गलती है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? आओ, मैं इसे तुम्हारे लिए मल देती हूँ। जूहाओ मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। शाओ वानलिंग तेजी से पीछे हट गई। इधर मत आओ, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी याद आई? जूहाओ के चेहरे पर चंचल भाव थे। जियो वानलिंग ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, क्या इतना काफी नहीं है? वापस आने के बाद से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। शाओ वानलिंग ने तुरंत समझौता कर लिया और अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। जूहाओ निर्दयी था। तो मुझे फिर से बताओ, मेरे बारे में तुम्हें किस बात की कमी महसूस हुई? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे दोनों शरारत भरे अंदाज में शियाओ वानलिंग के घर में दाखिल हुए और झेंग फीफान को दूर ही असहाय होकर गुस्से में उबलता हुआ छोड़ दिया। डिंग, झेंग फीफान घृणा से उग्र है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 986। घर में प्रवेश करते ही जूहाओ को खाने की खुशबू महसूस हुई। पता चला कि शाओ वानलिंग को जब पता था कि जूहाओ आ रहा है, तो उसने अपनी गंभीर चोटों के बावजूद विशेष रूप से रात का खाना तैयार करवाया था। इस धनी युवा महिला मुख्य किरदार में वास्तव में दक्षता थी, चाहे वह बैठक कक्ष हो या रसोई। चाचा जी, ये मैंने खुद बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शाओ वानलिंग ने कुछ आशंका और कुछ उम्मीद के साथ जूहाओ की ओर देखा। वानलिंग की बनाई हुई कोई चीज मुझे कैसे नापसंद हो सकती है? अंकल जू, मुझे दिलासा देने की कोशिश मत करो। बस एक बार कोशिश करो। शाओ वानलिंग जूहाओ को खाने की मेज तक ले गई और उसे बैठने के लिए कहा। उसने जूहाओ को चावल परोसे, उसकी थाली में व्यंजन रखे और अंत में उसे चिकन सूप का एक कटोरा दिया। ऐसा कहा जाता था कि परिश्रम के बाद पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन जोश से भरे हुए जूहाओ को देखकर भला उसे पोषण की आवश्यकता कैसे हो सकती है? असल में उसे ही इसकी जरूरत थी। जूहाओ ने चिकन सूप चखा, ये काफी स्वादिष्ट था। यह उनके द्वारा बनाई गई कई लिंगर एक प्रकार का व्यंजन के बराबर ही स्वादिष्ट था। जैसे ही जूहाओ ने चिकन सूप पिया, शियाओ वानलिंग उत्सुकता से उसे देखती रही, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। वह निराश नहीं हुई। जूहाओ ने उसके खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा की। अपने प्रिय से स्वीकृति पाकर शाओ वानलिंग खुशी से झूम उठी। ये बहुत स्वादिष्ट है, अंकल जू, और खाए। उसने जूहाओ को चिकन सूप का एक और कटोरा दिया और लगातार उसके कटोरे में व्यंजन डालती रही। जूहाओ को सब कुछ खाते देख शाओ वानलिंग बहुत खुश हुई और उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। गर्मजोशी भरे भोजन के बाद दोनों ने एक साथ कुछ और प्रेमपूर्ण क्षण बिताए। अब सोने का समय हो गया था। शियाओ वानलिंग के शयन कक्ष में प्रवेश करते ही उसमें एक बौद्धिक और सुरुचिपूर्ण शैली दिखाई दी। कमरे में किताबों से भरी एक अलमारी थी। वहां चाय समारोह के बर्तनों का एक सेट भी था। ये देखकर ही पता चलता था कि वह जीवन का आनंद लेना जानती थी। जूहाओ के साथ बेडरूम में प्रवेश करते और दरवाजा बंद करते ही शियाओ वानलिंग का दिल आशंकाओं से भर गया। उसके लिए चिंता न करना नामुमकिन था। अगर पिछली रात जैसी स्थिति दोबारा हुई तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जूहाओ को अपने बेडरूम का जायजा लेते हुए देखकर उसकी नजर उस पर पड़ी। शाओ वानलिंग कांपने लगी। चाचा जी, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। जूहाओ ने उसकी कुछ असहज मुद्रा देखी और समझ गया कि पिछली रात वह उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आया था। इससे पहले कि उसे पता चलता, बोर हो चुकी थी। देखिए, ये छोटी सी महिला मुख्य किरदार कितनी डरी हुई थी। दरअसल यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने लॉटरी में बोन मैरो क्लींजिंग पिल जीती थी और इसे लेने से वह पूरी तरह से ठीक हो सकती थी। वह इसे उसी दोपहर होटल में उसे देना चाहता था। हालांकि उस समय उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई बाहों और दयनीय दिखने में एक अनोखा आकर्षण था। बाद में उसने सोचा कि शियाओ वानलिंग को इसका अनुभव कराने में कोई बुराई नहीं होगी। आखिरकार यह एक ऐसा अनुभव था जो हर महिला को होता। इसे अनुभव करने के बाद ही यह पूर्ण हुआ। अब लगभग समय आ गया था और उसे इसकी फिर से जरूरत थी। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी कलाई को झटकते ही उसके हाथ में अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली प्रकट हो गई। उसने शियाओ वानलिंग की ओर हाथ बढ़ाया। इसे खाए। अपने सामने रखी गोली को देखकर, जिससे हल्की सी औषधीय सुगंध आ रही थी, शियाओ वानलिंग थोड़ी हैरान हुई और उत्सुकता से पूछा, चाचा जी, यह क्या है? कुछ ऐसा जो आपको आपकी चरम सीमा तक वापस पहुंचा सके? शाओ वानलिंग का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने आज इस समस्या का समाधान नहीं किया तो अंकल जू हार नहीं मानेंगे। डर लगने के साथ साथ उसे मन ही मन थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही थी। क्या ये भी उसके आकर्षण का प्रमाण नहीं था? शाओ वानलिंग उत्सुक थी। क्या ऐसी कोई बात सचमुच चमत्कारिक हो सकती है? अब उसे इतना दर्द हो रहा था कि चलते समय भी उसके चेहरे पर शिकन आ जाती थी।
क्या एक छोटी सी गोली इसे ठीक कर सकती है? हालांकि उसे संदेह था, लेकिन जू हाओ पर भरोसा होने के कारण शियाओ वानलिंग ने गोली ले ली। बिना किसी झिझक के उसने अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली उसके मुंह में जाते ही पिघल गई और गर्म धाराओं में परिवर्तित हो गई, जो उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। शाओ वानलिंग को पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी, मानो वह हवा में तैरने वाली हो। 194 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। ये लगभग उतना ही समय था जितना उसने अंकल जू के साथ बिताया था। जब वह इसमें तल्लीन थी, तभी जू हाओ की आवाज सुनाई दी। क्या आप वाकई बाथरूम जाकर साफ सफाई नहीं करना चाहते? शाओ वानलिंग स्तब्ध रह गई, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर चिपचिपा हो गया है। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसकी गोरी, बेदाग त्वचा से गंदगी की एक परत रिस रही है। इसके साथ ही एक दुर्गंध भी आ रही थी। शाओ वानलिंग चिल्लाई और मुड़कर बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई कि अंकल जू ने उसका सबसे बदसूरत रूप देख लिया था। शाओ वानलिंग आधे घंटे से अधिक समय तक बाथरूम में ही रही। खुद को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही शियाओ वानलिंग रुकी। अनजाने में ही उसने खुद को आईने में देखा और वह दंग रह गई। उसने देखा कि उसकी त्वचा अब पहले से अधिक गोरी, कोमल और चिकनी थी और उस पर हल्की सी चमक थी। उसके बाल काले और मुलायम थे और उसकी समग्र सुंदरता में एक स्तर का सुधार हुआ था। इतना ही नहीं, उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका शरीर शक्ति से परिपूर्ण और पुनर्जीवित हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ये तो बहुत ही जादुई है ना? शाओ वानलिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वह जल्दी से बाथरूम से बाहर भागी। वह जू हाओ को खुशखबरी बताने के लिए बेताब थी। शाओ वानलिंग को देखकर, जिसका आकर्षण वाकई बढ़ गया था, जू हाओ भावुक हो गया। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली वास्तव में शहरी दुनिया में एक चमत्कारी अमृत के रूप में अपने नाम को सार्थक करती है, जो किसी को पुनर्जन्म लेने में सक्षम बनाती है। शाओ वानलिंग अभी भी उत्साह से आईने में देख रही थी। जू हाओ भी उसके लिए खुश था। जैसे जैसे महिला मुख्य किरदार अधिक सुंदर होती जाती, वैसे वैसे उसका अनुभव भी एक स्तर तक बढ़ता जाता। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया की नजरों में देवी समान इतनी खूबसूरत नायिका उसके सामने घुटने टेक रही हो। उपलब्धि का एहसास उमड़ रहा था। पास में ही एक किराए का मकान। रात के अंधेरे में लाल रंग की आंखों की एक जोड़ी झिलमिला उठी। झेंग फीफान एक दिन और एक रात से सोई नहीं थी और उसने मूल रूप से नींद पूरी करने की योजना बनाई थी। उसने अचानक ही जियाओ वानलिंग के दरवाजे पर जू हाओ को देखा। वह तुरंत सतर्क हो गया। जब तक वह जू हाओ को जाते हुए नहीं देख लेता, तब तक उसे चैन नहीं आएगा, इसलिए वह लगातार घूरता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसने देखा कि शियाओ वानलिंग के बैठक कक्ष की बत्ती बुझ गई। फिर बेडरूम की लाइट जल गई। दूरी थोड़ी अधिक होने और कोण के कारण वह बेडरूम का सामने का हिस्सा नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह जलती हुई रोशनी को देख सकता था। पहले तो वह तब तक नहीं सोता था जब तक जू हाओ, शियाओ वानलिंग के घर से नहीं चला जाता था। अब वह तब तक नहीं सोएगा जब तक बत्ती बंद नहीं हो जाती। पलक झपकते ही एक रात बीत गई। भोर की पहली किरणें पड़ते ही झेंग फीफान ने देखा कि बत्ती बुझ गई। झेंग फीफान, जो 2 दिन और 2 रातों से सोई नहीं थी, उसकी आंखें बुरी तरह लाल थीं। उसका चेहरा विकृत था और उसके चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, जिससे खून की धारियां बन गईं। एक रात, पूरी रात, वह तो बस एक दरिंदा था। वह इस बारे में सोच रहा था कि उसने आज दोपहर शियाओ वानलिंग को कैसे देखा। जू हाओ फिर भी आया। वह पूरी तरह से विक्षिप्त था। वह वही देवी थी जिससे वह प्रेम करता था और जिसे वह अपने मुंह में पिघल जाने या अपने हाथों में टूट जाने से डरता था। वह उसकी रक्षा करेगा, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। फिर भी जू हाओ ने कोई दया या कोमलता नहीं दिखाई। दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। सुबह हल्की ठंड थी, लेकिन झेंग फीफान को जरा भी ठंड नहीं लगी। उसके भीतर भयंकर क्रोध की आग जल रही थी। जू हाओ के प्रति क्रोध और घृणा के अलावा, इससे भी बढ़कर उन्हें लगा कि यह खूबसूरत मकान मालकिन शियाओ वानलिंग के साथ अन्याय था। ऐसा आदमी जो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसे सताना जानता था और केवल उसके शरीर की लालसा रखता था। शियाओ वानलिंग ने फिर भी बिना किसी झिझक के खुद को उसकी बाहों में क्यों झोंक दिया? वह हमेशा उसकी भलाई चाहता था, फिर भी उसने कोई आभार नहीं दिखाया। वह तो उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहती थी। तीव्र विरोधाभास के कारण उसका दम घुटने लगा, लगभग घुट ही गया। डिंग, झेंग फीफान को गुस्सा आया, भावना मूल्य जोड़ 321। डिंग, झेंग फीफान पागल हो रही थी, भावना मूल्य जोड़ 654। डिंग, झेंग फीफान की मानसिकता में जबरदस्त उछाल आया, भावनात्मक मूल्य जोड़ 987। दोपहर, मौसम सुहावना और स्वच्छ था। लीगे, आज मेरे साथ सहयोग पर चर्चा करने चलो। मैं तुम्हें अपनी देवी से मिलवाऊंगी, वह शंघाई की एक प्रसिद्ध आइस ब्यूटी हैं। चू शियाओटियन ने ली शियाओ की गर्दन में अपना हाथ डाल दिया। देवी से मिलने की कल्पना से उसका चेहरा उत्साह से भर गया था। ली शियाओ ने बाहरी तौर पर सहमति जताई, लेकिन मन ही मन उसने उपहास किया। कैसा सहयोग? यह महज चू शियाओटियन की मनगढ़ंत कल्पना थी। उन्होंने कहा कि यह सहयोग था, लेकिन कौन नहीं जानता होगा कि उनकी असली योजना क्या थी। ये लड़का लिन चुकिंग को देखते ही उस पर मोहित हो गया और तरह तरह के बड़ा चढ़ाकर किए गए इशारों से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करने लगा। इसका परिणाम, बिना किसी अपवाद के, हमेशा स्पष्ट अस्वीकृति ही रहा। लेकिन चू शियाओटियन ने हार नहीं मानी।
इस बार उसने सहयोग करने का एक तरीका सोचा और उम्मीद जताई कि सहयोगात्मक संबंध के माध्यम से वह लिन चुकिंग के करीब आ सकेगा। ली शियाओ को याद था कि यह कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। खलनायक चू शियाओटियन सहयोग पर चर्चा करने गया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद किंगटियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के एक सुरक्षा गार्ड ने उसकी जमकर पिटाई की, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र जेंग फीफान भी था। उनके बेटे को बुरी तरह पीटा गया था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था, और इस घटना से दागे चू शियोंग को गहरा दुख हुआ। उसने तुरंत चू परिवार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए महिला मुख्य किरदार की कंपनी को व्यावसायिक रूप से निशाना बनाया। अरबों डॉलर की संपत्ति वाले चू परिवार का प्रभाव प्रदर्शित हुआ। परिणामस्वरूप लिन चुकिंग की कंपनी के कई साझेदारों ने अपना सहयोग समाप्त कर दिया। कुछ समय के लिए लिन चुकिंग खुद को एक बेहद मुश्किल परिस्थिति में फंसा हुआ पाया, ठीक उसी समय जब वह पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। कहानी के मुख्य पात्र जेंग फीफान की मुलाकात संयोगवश एक शक्तिशाली व्यक्ति से हुई जिसे उसने अंधकार लोक में बचाया था। अपने संपर्कों के माध्यम से उसने चू परिवार की नाकाबंदी तोड़ दी और उसने महिला मुख्य किरदार की कंपनी को बचा लिया। 195 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। तब से लिन चुकिंग के दिल में उसकी छवि बदल गई। ली शियाओ इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे कथानक का अनुसरण करना चाहिए या नहीं, या फिर साजिश को तोड़कर चू शियाओटियन को लिन चुकिंग की तलाश न करने के लिए मना लें। यदि वह कथानक को पलट देता और महिला मुख्य पात्र की तलाश नहीं करता, तो वह नायक का शत्रु नहीं होता। वह सुरक्षित रूप से निष्क्रिय रह सकता था और उसे विकास के लिए अधिक समय मिल सकता था। फिर उसने दोबारा सोचने के बाद ऐसा न करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि अगर वह खुद ही साजिश का पर्दाफाश कर देता तो क्या बदलाव होते। ली शियाओ को अलौकिक नियंत्रण का वह एहसास पसंद नहीं था। कहानी के अनुसार मुख्य महिला किरदार लिन चुकिंग को चू परिवार द्वारा दबा दिया गया था और वह दमन को दूर करना जानता था। वह लिन चुकिंग को यह बात बता सकता था और इससे उसे सुखद अनुभूति होती। नायक की चू परिवार के साथ शत्रुता भी उसे एक तरह की तात्कालिकता का एहसास करा सकती है। उसकी तेजी से प्रगति में मदद करना। उनकी बड़ी बहन ली युनशु को जू हाओ ने निशाना बनाया था। अगर उसने और मेहनत नहीं की तो कौन जानता है, एक दिन उसकी बड़ी बहन भी खूबसूरत मकान मालकिन शियाओ वानलिंग की तरह बन सकती है। जू हाओ के साथ बिस्तर पर लेट जाना। उसे प्रगति के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए दबाव की जरूरत थी। दांत पीसते हुए ली शियाओ ने कहानी का अनुसरण करने का फैसला किया। वैसे भी नायक ने चू शियाओटियन को पीटा था, उसे नहीं, इसलिए वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। 593 इसके बाद ली शियाओ गाड़ी चलाकर चू शियाओटियन को किंगटियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड ले गए। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? चू शियाओटियन ने गुस्से से एक सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा करते हुए घमंडी लहजे में कहा। बेशक हम यंग मास्टर चू को जानते हैं और हम यंग मास्टर चू का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपति का आदेश है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि यंग मास्टर चू इसे समझेंगे। कई सुरक्षा गार्डों ने बनावटी मुस्कान के साथ समझाया। चू शियाओटियन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, जल्दी से अपने राष्ट्रपति को सूचित करें, मैं उनसे सहयोग पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। युवा स्वामी चू, कृपया हमारे लिए मुश्किलें पैदा न करें। सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। इन युवा मास्टर्स के पास अपने राष्ट्रपति से मिलने के अनगिनत कारण थे। उन्हें लंबे समय से सख्त चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने इन धनी दूसरी पीढ़ी के वारिसों को अंदर आने देने की हिम्मत की तो उन्हें सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। तुम्हें हमारे युवा स्वामी चू की बात समझ नहीं आ रही है ना? अगर वो तुम्हें अपने राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए कहते हैं तो जाओ, ये सब बकवास क्यों? क्या आप अपने राष्ट्रपति से डरते हैं लेकिन हमारे युवा मास्टर चू से नहीं डरते? क्या यही बात है? ली शियाओ अकड़ते हुए बाहर निकल गया। उसने सुरक्षा गार्डों से अभद्र लहजे में बात की। ली शियाओ को नायक के इन गौण पात्रों को डांटने में कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। यही तो दागे के अधीनस्थ होने का आनंद था। यही कारण था कि वह एक खलनायक के अधीन रहने को तैयार था। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरों को धमका सकता था। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो उसकी जिम्मेदारी डेज पर आ जाएगी। उसे पूरी ताकत लगानी थी। अपने अधीनस्थ को अपने लिए बोलने के लिए आगे आते देख चू शियाओटियन के चेहरे पर बेहद आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। सुरक्षा गार्डों के चेहरे पीले पड़ गए। वे अपने सामने खड़े व्यक्ति के प्रति घृणा से भरे हुए थे। तुम तो बस एक कुत्ते हो, यहाँ क्यों भौंक रहे हो? लेकिन भले ही वह यंग मास्टर चू का कुत्ता था, फिर भी उन्होंने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहे। तभी एक सुरक्षा गार्ड की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि जेंग फीफान सुरक्षा गार्ड की वर्दी में आ रही है। जिस दिन जेंग फीफान ने ज्वाइन किया था, उसी दिन उसने सभी सुरक्षा गार्डों को पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया था। उन्हें याद आया कि उस समय उनके सुरक्षा गार्डों का नेता आश्वस्त नहीं था और वह इस नवागंतुक को सबक सिखाना चाहता था। परिणामस्वरूप उसे पीट पीट कर अस्पताल ले जाया गया और अभी तक उसे छुट्टी नहीं मिली है। एक बार पिटाई के बाद वे मान गए। जेंग फीफान स्वाभाविक रूप से उनके नए सुरक्षा गार्ड प्रमुख बन गए। क्या चल रहा है? वातावरण में कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए जेंग फीफान ने भौहें चढ़ाईं और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई। उसके भीतर एक तीव्र अग्नि धधक रही थी।
वह 2 दिन और 2 रातों से सोया नहीं था, चाहकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कंपनी में आकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। भाई झेंग, बात कुछ इस तरह है। वे राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। सुरक्षा गार्ड ने अभी अभी घटी सारी घटना का विस्तार से वर्णन किया। झेंग फीफान की थोड़ी लाल आंखों ने चू शियाओटियन और ली शियाओ को देखा। चू शियाओटियन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसे एक मामूली सुरक्षा गार्ड की कोई परवाह नहीं थी। ली शियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। अंततः उसने नायक का सीधे सामना किया। जब उनमें से कुछ लोग आमने सामने की स्थिति में थे, तभी एक सफेद रंग की मासेराती प्रेसिडेंट कार वहां आ पहुंची। पहली महिला मुख्य कलाकार लिन चुकिंग दिखाई दी। 097 अपमान। हिमशैल राष्ट्रपति जूफेयांग की जेके वर्दी। आप हमारे राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? झेंग फीफान का मूड अब बहुत खराब था। उसने अपनी चिड़चिड़ाहट को दबाने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। उन्होंने सामान्य तरीके से पूछा, क्या तुम बिल्कुल अंधे हो? जैसे अपमानित महसूस करते हुए लिशियाओ तुरंत बाहर कूद पड़ी और झेंग फीफान की नाक की ओर इशारा करते हुए गाली देने लगी। क्या आप नहीं जानते कि हमारे युवा मास्टर चू कौन है? क्या उन्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत है? अपनी जबान संभालो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे युवा मालिक चू तुम्हारे अध्यक्ष से तुम्हें बर्खास्त करवा देंगे? वैसे भी जिसकी आंखें नहीं होती वो बेकार होती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिशियाओ ने नायक पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। उन्हें पूरी तरह से तरोताजा महसूस हुआ। जब उन्होंने पहली बार उपन्यास पढ़ा था, तब उन्हें मुख्य पात्र नापसंद आया था। अगर तुम मुख्य अभिनेत्री के साथ सोने वाले नहीं हो, तो नाटक क्यों कर रहे हो? आज उसे कोसने में बहुत संतुष्टि मिली। गाली गलौज का आनंद लेते हुए उसने सारा दोष चू शियाओटियन पर मरना नहीं भूला। जब नायक को गुस्सा आता था, तो वह सीधे चू शियाओटियन के पीछे जा सकता था। वह उपन्यास के पात्र की तरह नायक से जान की बाजी लगाकर लड़ने नहीं जाएगा। वह बस किनारे से शो देखता रहता। अगर वह 666 भी नहीं चिल्लाता, तो यह उसकी मेहरबानी होती। चू शियाओटियन ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया और ली शियाओ को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। यह अधीनस्थ कर्मचारी बहुत समझदार था। धीरे धीरे झेंग फीफान का चेहरा और भी गंभीर होता गया। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तो बाहर चले जाए। अगर आप यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। 196 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। ये सुनकर उसके पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी स्तब्ध रह गए। उन्होंने प्रशंसा में उसे अंगूठा ऊपर करके दिखाया। डेज ने सचमुच अपने नाम को सार्थक कर दिया। वह बेहद शांत स्वभाव का था। तो क्या हुआ अगर वह चू परिवार का युवा मालिक था? उसने फिर भी तुम्हें जमकर गालियां दी। चू शियाओटियन का चेहरा एकदम जम गया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसकी बेइज्जती हो रही है। ये बदमाश आखिर आया कहां से? इसने अपनी पहचान बता दी थी, फिर भी इसने जरा भी इज्जत नहीं दिखाई। नायक को क्रोधित होते देख ली शियाओ अनजाने में खलनायक चू शियाओटियन के पीछे चली गई। जब भी कोई लड़ाई शुरू होती, वह एक तरफ छिप जाता था। तभी एक मासेराती प्रेसिडेंट धीरे धीरे वहां पहुंची। गाड़ी भीड़ से कुछ ही दूरी पर रुक गई। इसके तुरंत बाद एक खूबसूरत महिला कार से बाहर निकली। यह एक बेहद खूबसूरत परिपक्व महिला थी। उसके चेहरे की बनावट बेहद खूबसूरत थी और उसके शरीर की आकृति गहरी और स्पष्ट थी। उसकी चमकीली आंखें रत्नों की तरह जगमगा रही थीं, जो सबका ध्यान आकर्षित कर रही थीं। उसके कंधों पर काले, चमकदार बालों का एक गुच्छा लहरा रहा था, जो हल्का और बहता हुआ सा लग रहा था। उसका कद पतला और लंबा था, जिसमें आकर्षक वक्र और गोरी, कोमल त्वचा थी। राष्ट्रपति के पेशेवर परिधान में सजी धजी, उनका चेहरा ठंडा और शांत था, जिससे एक अनोखी बर्फीली आभा निकल रही थी। जैसा कि किताब की पहली महिला मुख्य पात्र से उम्मीद की जाती है, उसकी सुंदरता और कद काठी बेदाग थी, बस उसका व्यक्तित्व ही कुछ ज्यादा ही ठंडा था। ली शियाओ पहली बार लिन चुकिंग को देख रहा था। वह पलकें झपकाए बिना घूरता रहा, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। उनकी कद काठी और रूप रंग दोनों ही अन्य महिला अभिनेत्रियों से कहीं बेहतर थे। जहां तक उनकी आभा की बात है, लिन चुकिंग की आइसबर्ग प्रेसिडेंट की उपाधि को याद करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भी उनके आकर्षण का ही एक रूप था, है ना? उनकी निर्मल आभा और राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति के बारे में सोचते हुए उनके द्वारा उत्पन्न की गई अजेयता की भावना अत्यधिक थी। इस हिमखंडी राष्ट्रपति को अपने नीचे दबाने की कल्पना कीजिए। ये निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होगा। हालांकि चू शियाओटियन ने लिन चुकिंग को कई बार देखा था, फिर भी हर बार उसे देखकर वह मोहित हो जाता था। उसने उन दोनों के भावों को गौर से देखा। झेंग फीफान के चेहरे पर अजीब सा भाव उभर आया। उसका दिल कस गया और गुस्सा फिर से भड़क उठा। उन दोनों को देखकर उसे शियाओ वानलिंग की याद आ गई, जो खूबसूरत मकान मालकिन थी और जिसे अगवा कर लिया गया था। वह पहले ही उस महिला को खो चुका था, जिसे उसने अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य के लिए अपना मान लिया था। वह किसी भी कीमत पर किसी और को लिन चुकिंग पर बुरी नजर रखने की इजाजत नहीं देगा। ये दोनों लोग पहले से ही मौत को दावत दे रहे थे। क्या हुआ? लिन चुकिंग ने अपनी कंपनी के प्रवेश द्वार पर जमा भीड़ को देखकर भौहें चढ़ाईं और स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर निकली। एक सुरक्षा गार्ड कारण समझाने के लिए तुरंत वहां पहुंचा। लिन चुकिंग की बर्फीली नजर चू शियाओटियन पर पड़ी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? चू शियाओटियन अपनी तंद्रा से बाहर आया और तुरंत एक विनम्र मुस्कान दी। चुकिंग, मैं सहयोग पर चर्चा करने आया हूं। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक नई ऊर्जा बैटरी विकसित की है और मैं एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं। ये सहयोग जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह उसे पैसे देने का एक छिपा हुआ तरीका था।
लिन चुकिंग की कंपनी की नई ऊर्जा बैटरी तकनीक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास ज्यादा सहयोगी नहीं थे। कहावत है, जो पानी के सबसे करीब होता है उसे ही सबसे पहले चांद दिखाई देता है। चू शियाओटियन इस सहयोग का इस्तेमाल लिन चुकिंग के करीब आने के लिए करना चाहती थी। चूंकि वे सहयोग कर रहे होंगे, इसलिए मिलना और साथ में भोजन करना काफी सामान्य बात होगी, है ना? फिर वह फूल भेज सकता है और कुछ सरप्राइज प्लान कर सकता है, और शायद वह इस हिमशैल राष्ट्रपति को प्रभावित कर सके। भविष्य में उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जब वह उस सुंदरी का दिल जीत लेगा, चू शियाओटियन को अपनी चतुराई पर गर्व महसूस होने लगा। लिन चुकिंग की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। वह चू शियाओटियन के इरादों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट थी। इस आदमी में क्या खराबी थी? उसने उसे कई बार ठुकरा दिया था, फिर भी वह लगातार उससे चिपका रहता था, जो बहुत परेशान करने वाला था। वह सचमुच इन अमीर, दूसरी पीढ़ी के अयाशों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। अगर दूसरा पक्ष सहयोग करना चाहे और उसे पैसे देना चाहे, तब भी वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि एक बार उनका उत्पाद विकसित हो जाने पर यह निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता होगी। इससे ईंधन से चलने वाली मुख्यधारा की कारों के मौजूदा बाजार में भी बदलाव आ सकता है और पूरे उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तब तक उसे सहयोगियों की कमी तो निश्चित रूप से नहीं होगी। क्षमा कीजिए, मेरी कंपनी का नया उत्पाद अभी तक सफलतापूर्वक विकसित नहीं हो पाया है, इसलिए हम फिलहाल दूसरों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिन चुकिंग ने चतुराई से अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। चू शियाओटियन ने हार मानने से इनकार कर दिया और कुछ सोचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। चुकिंग, क्या आप हाल ही में नई प्रौद्योगिकी विकास के लिए धन जुटा रहे हैं? कैसा रहेगा अगर मैं इक्विटी निवेश के रूप में आपकी जरूरत की कोई भी राशि दे दूं? ली शियाओ ने चुपके से अपना सिर एक तरफ हिलाया। क्या इस खलनायक के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? क्या वह इतनी स्पष्ट अस्वीकृति भी नहीं सुन सका? आखिरकार वह एक सम्मानित अरबपति परिवार के युवा मुखिया थे, फिर भी उनकी बुद्धि में इतनी कमी थी। मुझे कहना पड़ेगा, नायक का मूर्खता का आवरण वाकई अद्भुत था। ये सोचते हुए वह अनजाने में ही झेंग फीफान की ओर देखने लगा, जो बगल से ठंडे भाव से देख रही थी। अगर चू शियाओटियन उसे परेशान करती रही, तो यह नायिका क्रोधित हो जाएगी। ऐसा होने पर उसे बहुत दूर छिपना पड़ेगा। जैसा कि उम्मीद थी, लिन चुकिंग ने फिर भी इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, मेरी कंपनी की नई बैटरी तकनीक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है, इसलिए हमें दूसरों से निवेश की आवश्यकता नहीं है। ओह, मैं समझा। चू शियाओटियन ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच है। उनकी तकनीक लगभग आविष्कार के कगार पर थी। क्या अब निवेश करना मुफ्त का लाभ उठाने जैसा नहीं होगा? क्या वे तैयार होंगे? क्या लिन चुकिंग के करीब आने की उसकी योजना इस तरह ही विफल हो जाएगी? इस पद्धति को विकसित करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। इंतजार, चुकिंग, मुझे याद है कि आप हाल ही में स्टॉक खाली कर रहे थे, है ना? नई तकनीक के विकास के लिए। चू शियाओटियन को एक और विचार आया और बोलते हुए उसने अपनी छाती पीट दी। आपके पास जो भी सामान है, मैं सब ले लूंगा। पर्याप्त। लिन चुकिंग और अधिक सुन नहीं सकी और उसने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या यह आदमी सचमुच बेवकूफ था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? क्या वह उसकी स्पष्ट अस्वीकृति नहीं सुन सका? क्या उसे और अधिक स्पष्ट होना जरूरी था? युवा स्वामी चू, कृपया चले जाए। मैं आपके साथ सहयोग नहीं करूंगा। 197 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। मुझे और परेशान मत करो। हमारे बीच यह असंभव है। लिन चुकिंग का लहजा दृढ़ था। बोलने के बाद लिन चुकिंग ने चू शियाओटियन को नजरअंदाज कर दिया और कंपनी के अंदर गाड़ी चलाकर चली गई। चू शियाओटियन वहीं जड़वत खड़ी रह गई। काफी देर तक वह संभल नहीं पाई। जब से उसकी मुलाकात संयोगवश लिन चुकिंग से हुई थी, तब से उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। उसके बाद से वह लगातार उसका पीछा करता रहा, लेकिन उन्हें लगातार अस्वीकृति ही मिली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद व्यापारिक साझेदार बनना, धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता विकसित करना और फिर उसके पीछे पड़ना बेहतर होगा। आज वह आशा से भरा हुआ आया था, लेकिन लिन चुकिंग ने उसे निराशा के गहरे अंधकार में धकेल दिया। उसका पीछा करने की तो बात ही छोड़िए, उसने उसे सहयोग करने का मौका तक नहीं दिया। वह स्पष्ट रूप से उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती थी। हे, खुद को अपमानित करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? इसका क्या मतलब है? झेंग फेईफान की तिरस्कारपूर्ण आवाज उसके बगल से गूंज उठी। अब जब आपने हमारे राष्ट्रपति को देख लिया है, तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? बहुत बढ़िया, इस भाई की मंगेतर सचमुच बहुत दबंग है। साथ ही लिन चुकिंग के ठंडे स्वभाव को देखते हुए उसे राहत महसूस होने से भी खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि वह पाखंडी बदमाश जू हाओ भी उसे धोखा नहीं दे पाएगा। चू शियाओटियन का धैर्य टूट गया। किसी को व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोलते हुए सुनकर वह तुरंत भड़क उठता था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह झेंग फीफान थी, जिसने पहले उसे कोई सम्मान नहीं दिखाया था और पुराने और नए मनमुटाव आपस में मिल गए थे। तुम हो क्या? कोई घटिया सुरक्षा गार्ड हो, जो मुझ पर कुत्ते की तरह भौंक रहा हो? पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता बिल्कुल निकम्मे होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे जैसे निकम्मे को जन्म दिया है। चू शियाओटियन द्वारा अपने पिता का जिक्र करते हुए सुनकर झेंग फीफान को ये याद आए बिना नहीं रह सका कि उसके पिता को जू हाओ द्वारा नुकसान पहुंचाया गया होगा। उसकी निगाहें पल भर में तीखी और खतरनाक हो गईं। ली शियाओ ने यह दृश्य देखा और चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लिए। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। ये खलनायक सचमुच मौत को दावत दे रहा है। वह इसमें फंसने का जोखिम नहीं उठा सकता था।
ऐसा प्रतीत होता है कि चू शियाओटियन को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था, क्योंकि वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से बोलना जारी रखता था। हे, गुस्सा हो क्या? तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ, मेरे चेहरे पर मारो। अगर हिम्मत है तो मारो। झेंग फीफान की मुठ्ठियां भींची हुई और उसके चेहरे पर हत्या का भाव देखकर चू शियाओटियन मुस्कुराया। उसने अपना सिर आगे की ओर झुकाया। ये देखकर झेंग फीफान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। आपने ये कहा, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी विनती नहीं सुनी। उसने चू शियाओटियन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ये क्या बकवास है? झेंग फीफान के पीछे तैनात सुरक्षा गार्ड स्तब्ध रह गए। चू शियाओटियन चू परिवार का युवा मुखिया था, जिसकी संपत्ति अरबों में फैली हुई थी। दागे ने उसे मारने की हिम्मत की। क्या ये हद से ज्यादा बहादुरी नहीं है? थप्पड़। उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। उस प्रहार से चू शियाओटियन अपनी जगह पर ही घूम गया। उसका सिर चकरा रहा था। उसके गाल पर जलन भरी पीड़ा फैल गई, साथ ही सुन्नापन का एहसास भी हुआ। वह स्पष्ट रूप से सूजा हुआ था। जब उसे होश आया तो वह क्रोधित हो गया। बचपन से लेकर वयस्कता तक ये पहली बार था जब उसे मारा गया था। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। और यह एक सार्वजनिक थप्पड़ था जिससे पूरी तरह से मानहानि हुई। चू शियाओटियन का चेहरा विकृत हो गया और वह पलटवार करने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट औसत दर्जे की है। वह झेंग फीफान का मुकाबला कैसे कर सकता था, जिसने कई वर्षों तक अंधकार लोक में प्रशिक्षण लिया था। जैसे ही चू शियाओटियन पास आया, झेंग फीफान ने उसे जोर से मुक्का मारा। पल भर में उसकी नाक की हड्डी टूट गई और खून फैल गया। झेंग फीफान भी क्रोधित हो गई। वह 2 दिन और 2 रातों से सोया नहीं था और उसका दिमाग पहले से ही तनाव की स्थिति में था। अपनी प्यारी और खूबसूरत मकान मालकिन को जूहाओ के साथ देखकर और उसे घर खाली करने के लिए कहे जाने के बाद उसके अंदर आग का गोला उबल रहा था। इस समय इसे चू शियाओटियन द्वारा पूरी तरह से प्रज्वलित किया गया था। चूंकि उसने ये कदम उठा लिया था, इसलिए वह इस धनी दूसरी पीढ़ी को एक गहरा सबक सिखाएगा, ताकि वह भविष्य में दोबारा कोई परेशानी न खड़ी कर सके। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और चू शियाओटियन को घूंसे और लात मारना शुरू कर दिया। उसमें अब भी संतुलन की समझ थी और उसने जानलेवा वार करने का इरादा नहीं किया। लेकिन डार्क एनर्जी विशेषज्ञ की शक्ति कितनी अपार होती है। झेंग फीफान के खुद को रोकने के बावजूद चू शियाओटियन की बुरी तरह पिटाई हुई और उसका सिर सुअर के सिर जैसा हो गया। वह जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। चू शियाओटियन से निपटने के बाद झेंग फीफान का गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था और उसने ली शियाओ की ओर देखा, जो पहले ही काफी दूर छिप चुका था। वह एक ही छलांग में आगे की ओर झपटा। उस आदमी ने उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए उसे गाली दी, मानो उसे इसमें मजा आ रहा हो। ये क्या बकवास है? खलनायक चू शियाओटियन को इतनी बुरी तरह पिटते देख ली शियाओ मन ही मन शोक मनाने लगा। जब उसने झेंग फीफान को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो वह अवाक रह गया। धत्तेरी की, मैं इतनी दूर तक दौड़ चुका हूं और तुम अब भी मुझे मारने आ रहे हो। ली शियाओ भी अंततः बेरहमी से पिटाई से नहीं बच सका। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में 2 लोग 2 अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। दोनों पट्टियों में लिपटे हुए थे। ली शियाओ को इसका गहरा अफसोस हुआ, अगर उसे पता होता कि नायक इतना तरकीन है। वह कथानक को बदलना और चू शियाओटियन को लिनचुकिंग को परेशान न करने के लिए राजी करना अधिक पसंद करेगा। धिक्कार है, पिटाई बहुत ही बेरहमी से की गई थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने ही वाला हो। उसमें ताकत थी, इसलिए उसकी हालत थोड़ी बेहतर थी। बगल वाले बिस्तर पर लेटी चू शियातियान की हालत और भी बदतर थी, वह अभी भी बेहोश थी। चू शियोंग अस्पताल आया और उसने अपने बेटे को, जिसे वह खुद भी मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इतनी बुरी तरह से पिटा हुआ देखा। और उनकी जान बचाने वाले उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चू शियोंग क्रोधित हो गया और उसने तुरंत चू परिवार के संपर्कों को जुटाकर किंगटियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का संयुक्त रूप से बहिष्कार और दमन करने की योजना बनाई। 198 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जू परिवार जू हाउस सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। उसने अपना फोन पकड़ रखा था और अपने अधीनस्थों द्वारा भेजे गए संदेशों को स्क्रॉल कर रहा था। यह घटना किंगटियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के प्रवेश द्वार पर घटी थी। मामूली असहमति पर भी हिंसा का सहारा लेने वाले नायक के प्रति उनकी समझ गहरी होती गई। अगर वह नाखुश होता था तो वह वाकई में प्रतिक्रिया देता था। अब फिल्म की मुख्य अभिनेत्री लिन चुकिंग का चू परिवार के साथ टकराव चल रहा था और मुख्य किरदार निश्चित रूप से महिला मुख्य किरदार का साथ देगा। क्या इस बार वह फिर से मछुआरा बन पाएगा? जू हाओ की निगाहें विचारमग्न थीं। उसने इससे लाभ कमाने के तरीकों पर विचार किया। अगर वह चू ग्रुप का पूरी तरह से अधिग्रहण कर ले तो ये सबसे अच्छा होगा। उससे ज्यादा दूर नहीं, जू फेयान ने जेके की वर्दी पहनी हुई थी। जू हाओ के चाय का प्याला नीचे रखने के बाद उसने चायदानी उठाई और उसका प्याला फिर से भर दिया। उसकी निगाहें जू हाओ की ओर घृणा से भरी हुई थीं। जी हाँ, आज जू हाओ के साथ हुए मैच में वह फिर हार गई। इस बार जू हाओ ने निष्पक्ष और सही तरीके से जीत हासिल की। उसने अतीत की तरह गंदी चालों का सहारा नहीं लिया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चली और अंत में जू हाओ ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। हालांकि वह वास्तव में हार गई थी, लेकिन जू फेयान को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अगर जू हाओ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होती तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन वह उससे केवल थोड़ा ही अधिक बलवान था। मैच हारने का नतीजा ये हुआ कि उसे जेके की वर्दी पहननी पड़ी और जू हाओ को चाय पिलाओ।
खुद को इस विद्यार्थी पोशाक में देखकर जू फेयान ने चाहा कि काश उसे कहीं छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए। ये बेहद अपमानजनक था, वह रानी बनने के लिए ही पैदा हुई थी। जेके की वर्दी पहनने से वह कुछ ज्यादा ही चंचल लग रही थी, जबकि वह गरिमा चाहती थी। क्या वह एक रानी की गरिमा को समझता था? इस बात पर जू फेयान को गुस्सा आ गया। मैच के लिए शर्त का प्रस्ताव उसकी छोटी बहन झाओ लिंगर ने रखा था। उस समय तो उसने असहमति जताई, लेकिन झाओ लिंगर ने उसे उकसाया। फिर जू हाओ ने यह भी कहा कि अगर वह सहमत नहीं होती तो वे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। जू हाओ इतने दिनों से उस पर हुक्म चला रही थी, भला वह उससे मुकाबला कैसे नहीं करती। उसे इसे वापस जीतना ही था, और जमकर बदला लें। तो जू फेयान सहमत हो गया। इस बार मामला उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा था, इसलिए उसने अपना पूरा प्रयास किया। जू हाओ के किसी भी हस्तक्षेप के बिना जू हाओ भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने बहुत कम अंतर से उसे हरा दिया। उसने उसे थोड़ी सी उम्मीद दी ताकि उसे उससे लड़ना जारी रखने की प्रेरणा मिल सके। तभी वह इस लिंगर को सताना जारी रख सकता था, जब तक उसका स्वाभिमान चकनाचूर नहीं हो गया। जू फेयान हार गया और उसने समझौते को पूरा किया, लेकिन उसके पास जेके की कोई वर्दी नहीं थी और उसने कभी पहनी भी नहीं थी। इसलिए जू हुआई ने व्यक्तिगत रूप से कई सेट खरीदे। जू फेयान बेहद क्रोधित थी। ये शरारती झाओ लिंगर दिन ब दिन और भी ज्यादा अवज्ञाकारी होती जा रही थी। जब वह स्कूल से वापस आती तो वह उसे बुरी तरह पीटती। डिंगेलिंग, डिंगेलिंग, डिंगेलिंग। जैसे ही जू फेयान झाओ लिंगर से बदला लेने के बारे में सोच रही थी, तभी एक घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। जू फेयान ने देखने के लिए अपना फोन निकाला। यह एक ग्रुप वीडियो कॉल थी। जू फेयान जवाब देने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने अपनी जेके यूनिफॉर्म, अपने जीवंत और प्यारे पहनावे के बारे में सोचा। अगर उसकी बहनें उसे इस हालत में देख ले तो क्या होगा। उसने बिना किसी झिझक के अपनी उंगली हिलाई। 098 जू हुआई की कलह की योजना। गुडलिंगर ने पिताजी को फोन किया। लविंग फोर सिस्टर्स ग्रुप, पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। पांचवी बहन, क्या हुआ? तुम वीडियो कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जू फेयान ने तुरंत जवाब टाइप किया। कृपया मुझे रानी कहिए, मैं बाहर थोड़ी असुविधाजनक हूँ। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, हे, असुविधा क्या है? मुझे डर है कि किसी ने हमें धोखा दिया है और वह हमारा सामना करने में बहुत शर्मिंदा है ना? सिर्फ पैसा कमाना चाहती हो, पांचवी बहन, तुमने हमें बहुत निराश किया है। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। मुझे पता था, मुझे पता था। जब तुमने कहा था कि तुम जू हाओ को कभी माफ नहीं करोगी, तो मुझे बुरा लगा था। अब तुम उससे प्यार करने लगी हो, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी बहनों के संदेशों को देखकर जू फेयान ने एक प्रश्न चिन्ह टाइप किया। उनका मतलब क्या था? उसने उन्हें कैसे धोखा दिया था? प्लीज कॉल मी क्वीन। क्या आपसे कुछ गलती हुई? मैंने संगठन के साथ विश्वासघात कैसे किया? पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, हे, पांचवी बहन, नाटक करना बंद करो। सच्चाई वाली तस्वीर यहाँ है। picture.jpg। जू फेयान ने तस्वीर पर क्लिक किया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वह लगभग बेहोश हो गई। तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा था कि वह जेके की वर्दी पहने हुए थी और जू हाओ को चाय परोस रही थी। शॉट का कोण बहुत ही पेचीदा था, जिसमें कर्तव्यनिष्ठ लिंगर द्वारा अपने पिता के प्रति दिखाई गई पितृभक्ति को सजीव विवरण के साथ कैद किया गया था। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। मुझे आपसे ऐसी पांचवी बहन होने की उम्मीद नहीं थी। आप हमेशा रानी बनने की बात करती थी, फिर भी आप किसी को इतनी आज्ञाकारिता से चाय परोस रही हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि वह निर्दयी आदमी है। सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, आपको समूह छोड़ देना चाहिए। जू फेयान को होश आया और वह तुरंत इसके पीछे की बुरी मंशा को समझ गई। उसने जानबूझकर तस्वीर खींची और उसे अपनी बहनों को भेजकर उनके संगठन के सदस्यों के बीच फूट डालने की कोशिश की। इरादा बेहद घृणित था। कृपया मुझे रानी कहिए, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जू फेयान ने तुरंत उस दिन की घटना बताई जब वह लौटी थी। उसने अपनी दोनों छोटी बहनों और तीसरी बहन को आज्ञाकारी व्यवहार करते देखा था, और कैसे वह जू हाओ को सबक सिखाकर उनका बदला लेना चाहती थी, लेकिन अंततः शर्त हार गई। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। सचमुच? क्या आप हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, पांचवी बहन, बस मान लो, मैंने तुम्हें एक हाथ से पत्थर तोड़ते हुए देखा है। तुम्हारी ताकत पहले ही आंतरिक शक्ति के स्तर तक पहुंच चुकी है। तुम तो उन विशेष बलों के सैनिकों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो। कौन विश्वास करेगा कि जू हाओ, एक ऐसा नश्वर प्राणी जिसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया, तुम्हें हरा देगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जानबूझकर हार मान ली हो? उन्होंने पहाड़ों में पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन किया। प्राचीन काल से ही चिकित्सा और मार्शल आर्ट अविभाज्य रहे हैं, और उनके गुरु एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे। 199 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। वह अब मिंग जिन पहुंच चुकी है। जब उसकी शक्ति आंतरिक शक्ति के स्तर तक पहुंची, तभी उसे उसकी ताकत का एहसास हुआ। इसलिए उसने झाओ लिंगर की बातों पर विश्वास नहीं किया। स्कूल से स्नातक होने और घर छोड़ने के बाद से जू हाओ कंपनी के विकास में व्यस्त रही थी और उसने कभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। वह ताकतवर झाओ लिंग एर को भला कैसे हरा सकता था? अपनी बहनों को अपनी बात पर यकीन न करते देख जू फेयान की आंखों में आंसू आ गए थे। जब उसकी दूसरी दोस्त झाओ लिंग एर ने पहले समूह में संदेश भेजे थे, तब उसे उनके द्वारा संदेह किए जाने की भावना कुछ हद तक समझ में आई थी। कृपया मुझे रानी कहो, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। मैं वास्तव में शर्त हार गई।
वह छोटा गद्दार जू हुआई हमारे बीच फूट डालना चाहता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स संदेह.jpg प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। आप गोपनीय जानकारी पर जासूसी करने के लिए हमारे समूह में घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे, है ना? सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। अगर मुझे पता चला कि तुमने संगठन के साथ विश्वासघात किया है तो बस मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं तुमसे निपटूंगा। उसने अपना फोन नीचे रख दिया। जूफेयान ने बेबसी महसूस करते हुए कड़वी मुस्कान दी। उसकी बड़ी बहन को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, है ना? क्या वह जू हाओ को माफ कर देगी? उसने जू हाओ की ओर एक नजर डाली, जिसके चेहरे पर आराम का भाव था। वह अक्सर उसे तंग करता था, बिना किसी कारण के उसे आदेश देता रहता था, भला वह उसे कैसे माफ कर सकती थी? तुरंत ही उसके भीतर क्रोध का विस्फोट हो गया। दरअसल जू हुआई ने चुपके से तस्वीरें ली और उन्हें अपनी बड़ी बहन को भेज दिया, जिसका मकसद अपनी बहनों के बीच फूट डालना था। उसके इरादे वाकई दुर्भावनापूर्ण थे। नजर पड़ते ही दरवाजे के बाहर से दो सिर झांकते नजर आए, जो झट से पीछे हट गए। जूफेयान ने ठंडी हंसी हंसी। उसने चाय का कप नीचे रखा और बाहर चली गई। जू शिकिंग और जू हुआई दोनों बहनों के चेहरे पर बहुत ही दिलचस्प भाव थे। पांचवी बहन जूफेयान की तस्वीरें लेना और उन्हें बड़ी बहन को भेजना, बिल्कुल वही विचार था जो जू हुआई के मन में आया था। दोनों बहनों को पता था कि बड़ी बहन ने जू हाओ का विरोध करने के लिए एक और समूह बनाया था। वह इस तरीके का इस्तेमाल बड़ी बहन को अलग थलग करने के लिए करना चाहती थी। जूफेयान के चेहरे के भाव देखकर उन्हें पता चल गया कि वे सफल हो गए हैं। जू शिकिंग ने अंदर की ओर देखा और तुरंत चौंक गई। पांचवी बहन, वह हमारी ओर आ रही है। जू हुआई को गहरा सदमा लगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? भागो। कुछ क्षणों के लिए विला में एक भव्य पीछा करने का दृश्य सामने आया। शाम को भोजन के बाद जू हाओ ने सू वानकियू और उसके लिंगर को इकट्ठा किया। मैं पिछले 2 दिनों से व्यापारिक काम से बाहर था और मुझे कुछ अच्छी चीज मिली है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके सभी साथी हैरान थे। जू हाओ पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं था और किसी ने भी उन्हें चित्रकला, सुलेख या पियानो नहीं सिखाया था। उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वे सोच रहे थे कि जू हाओ को बाहर से क्या अच्छी चीज मिली होगी। जू हाओ ने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की 5 गोलियां निकाली। इन सभी चीजों का इस्तेमाल मुख्य महिला किरदार शियाओ वानलिंग ने किया था, इसलिए जाहिर है कि परिवार की महिलाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जहां तक उसकी लिंगेर के और भी खूबसूरत हो जाने की बात है, क्या इससे दूसरों को फायदा होगा? ये संभव नहीं है। उसकी प्रेमिका जीवन भर उसके साथ ही रह सकती थी। जैसे ही अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली प्रकट हुई, हॉल में एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैल गई। हिजलिंग, एयर और सू वानकियू औषधीय सुगंध को सूंघते ही तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस करने लगे। जू हुआई उत्सुकता से झुककर गोलियों को घूरने लगी और उलझन में पूछ बैठी, पिताजी, यह क्या है? जब आप इसे खाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। जू हुआई ने जरा भी संकोच नहीं किया, उसने दृढ़ता से एक उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह काफी साहसी थी। जू हाओ को औषधीय प्रभावों के बारे में समझाने का समय भी नहीं मिला था। जल्द ही जू हुआई के शरीर पर अशुद्धियों की एक परत उभर आई। सू वानकियू के बार बार याद दिलाने के बाद ही जू हुआई जल्दी से बाथरूम की ओर भागी और खुद को साफ किया। आधे घंटे बाद जू हुआई ने नए कपड़े पहनकर उत्साह से बाहर दौड़ लगाई। बर्फ जैसी सफेद और पारदर्शी त्वचा वाली हल्की सी चमक बिखेरती हुई और भी अधिक सुंदर दिखने वाली जू हुआई को देखकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गईं। जू हुआई बहुत उत्साहित थी। वह चलकर जू हाओ के पास गई और उसे गले लगा लिया, फिर अपने पंजों पर खड़ी होकर उसे एक बड़ा सा चुंबन दिया। पापा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी उत्साहित थी। हर कोई सुंदरता को पसंद करता है, विशेषकर लड़कियां। हालांकि वे बचपन से ही बेहद खूबसूरत थीं और उन्हें स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन और भी खूबसूरत कौन नहीं बनना चाहेगा? अब वह न केवल अधिक सुंदर हो गई थी, बल्कि उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अधिक मजबूत हो गया है। स्कूल में 100 मीटर की दौड़ जीतना तुरंत कोई समस्या नहीं होगी। डिंग, जू हुआई जोश से भरी हुई है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 789। झाओ लिंगर को इस तरह का अंतरंग भाव दिखाते देख जू फेयान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या ये हद से ज्यादा अनुचित नहीं था? एक लिंगर इतनी बड़ी होकर भी अपने पिता के इतने करीब कैसे हो सकती है? हालांकि उस समय जू हुआई में आए बदलावों के बारे में सोचकर वह समझ सकती थी। जू शिक्विंग, जू हुंगजुंग और सू वानकियू ने इतना नहीं सोचा। उनके विचार में हालांकि झाओ लिंगर की हरकतें अंतरंग थीं, फिर भी वे स्वीकार्य थीं। पहले जब जू हाओ उन्हें चित्रकला और पियानो सिखाते थे, तब वे उन्हें गोद में भी उठाते थे। जू हुआई के रूपांतरण को देखकर वे शांत नहीं रह सके। वे तुरंत आगे बढ़े और जू हाओ के हाथ से गोलियां ले लीं। जू शिकिंग इसे लेकर जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे अभी अभी झाओ लिंगर के कृतज्ञतापूर्ण भाव की याद आ गई। क्या इसे ऐसे ही लेकर चले जाना अनुचित होगा? इसलिए वह पीछे मुड़ी और झाओ लिंगर की नकल करते हुए जू हाओ को धन्यवाद दिया। फिर वह मुड़ी और बाथरूम की ओर भागी। उसने अभी अभी झाओ लिंगर पर गोली लेने का असर देखा था। वह अपनी बहनों के सामने खुद को मूर्ख साबित नहीं करना चाहती थी। चूंकि झाओ लिंग एर ने जू हाओ को धन्यवाद दिया था, इसलिए जू होंगजून ने भी गोली लेते समय जू हाओ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। फिर वह थोड़ा शर्माते हुए भाग गई। उसने अब जू हाओ को पूरी तरह से माफ कर दिया था। अब उसे उन अंतरंग इशारों से उतनी घृणा नहीं होती थी।
अगला स्थान सू वान की युका था। उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ और उसने सीधे उसे एक सुगंधित चुंबन दिया। 200 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। एक आखिरी बचा था। यह उनकी बेटी जू फेयान के लिए था। हालांकि वह अभी तक अपनी इस बेटी को पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पाया था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी पकड़ से बच नहीं सकती थी। वह उसे पहले ही दे देगा और इससे उसे कुछ सद्भावना भी मिल जाएगी। छठी बहन और तीसरी बहन दोनों को गोलियां पकड़े हुए और तेजी से बाथरूम की ओर भागते हुए देखकर जू फेयान को बहुत लालच हुआ। वह एक ऐसी गोली थी जो उसे और भी खूबसूरत बना सकती थी। हालांकि ये गोली जू हाओ द्वारा दी गई थी। आज दोपहर ही उसने ग्रुप चैट में दृढ़ता से कहा था कि वह जू हाओ को कभी माफ नहीं करेगी। तो फिर वह जू हाओ से कुछ कैसे स्वीकार कर सकती थी? जू हाओ के हाथ में गोली को देखकर जू फेयान ने उसे लेने की इच्छा को दबाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। जू हुआई ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए जू हाओ की बाहों से बाहर निकल आई। उसके हाथ में अभी भी एक गोली देखकर और पास ही खड़ी पांचवी बहन जू फेयान को देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, पांचवी बहन, पापा के पास अभी भी एक है, क्या तुम उसे नहीं लेना चाहती? जू फेयान ने घूंट भरा और एक ठंडी सी फुफकार छोड़ी। मैं उसकी चीजें स्वीकार नहीं करूंगा। ये बहुत अच्छा है। जू हुआई का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा और उसने उत्सुकता से जू हाओ की ओर देखा। पापा, पांचवी बहन को यह नहीं चाहिए, इसलिए इसे मुझे दे दीजिए। मैं और भी खूबसूरत बनना चाहती हूँ। जू फेयान ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। हालांकि उसका इरादा जू हाओ से कुछ भी स्वीकार करने का नहीं था, फिर भी अपनी बहन की यह बात सुनकर उसे असहज महसूस हुआ। जू हाओ ने उसकी ओर सिर हिलाया। प्रति व्यक्ति एक गोली ही काफी है। इससे अधिक लेना व्यर्थ है। जू हुआई थोड़ी निराश थी, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गई। वह काफी संतुष्ट थी और उसे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए था। चूंकि और अधिक लेना व्यर्थ था, इसलिए उसे यह गोली पांचवी बहन के लिए छोड़ देनी चाहिए। अगर पांचवी बहन इसे स्वीकार न करे तो क्या होगा? जू हुआई ने एक पल सोचा, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, और फिर वह उत्तेजित होकर बोली। उसने गर्भनिरोधक गोलियां लेने के विभिन्न फायदों के बारे में बात करना शुरू किया। पापा, इस गोली का नाम क्या है? इसे लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। न केवल मेरी त्वचा में सुधार हुआ है, बल्कि मेरे बाल भी मुलायम हो गए हैं। मेरी थोड़ी बहुत निकट दृष्टि दोष वाली आंखें अब बिल्कुल ठीक हैं। मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि 5.5 तक पहुंच गई है। इसके अलावा मेरी याददाश्त काफी बेहतर हो गई है। मुझे 2 या 3 साल की उम्र की बातें भी याद रहती हैं। जू हाओ ने जू हुआई की आंखों को देखा और समझ गई कि वह क्या कहना चाहती है। उन्होंने तुरंत सहयोग किया और अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली के प्रभावों का वर्णन किया। इसे अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली कहा जाता है। इसका प्रभाव शरीर से अशुद्धियों को दूर करना और शारीरिक संरचना तथा अस्थि जड़ों को मजबूत करना है। जू हुआई ने ये सुना और जानबूझकर पूछा, शारीरिक संरचना और हड्डियों में सुधार? इसीलिए तो मैं खुद को ताकतवर महसूस करता हूं और मेरी याददाश्त लगातार बेहतर होती जा रही है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए यह और भी बेहतर है? बेहतर दृष्टि से आप अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बेहतर याददाश्त के साथ आप कुछ भी जल्दी सीख सकते हैं और मजबूत हड्डियों के साथ आप कुछ ही समय में मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बन सकते हैं। जू फेयान को शुरू में कोई परवाह नहीं थी। बाद में पिता और बेटी को लगातार बात करते हुए सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। शारीरिक संरचना और हड्डियों की जड़ों को बेहतर बनाना। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वह इसे लेती और फिर मार्शल आर्ट का अभ्यास करती तो उसे आधे प्रयास से दोगुने परिणाम मिलते? अपनी बहन द्वारा अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली के विभिन्न लाभों का वर्णन सुनते हुए जू फेयान का दिल भी और अधिक ललचाने लगा। उसे नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं। जू हाओ के हाथ में मौजूद गोली से निकलने वाली औषधीय सुगंध से उसे अपनी आंतरिक शक्ति के प्रारंभिक चरण को तोड़ने की तीव्र प्रेरणा मिली, जो लंबे समय से स्थिर थी। जू हाओ की वर्तमान शक्ति उसकी तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक थी। अगर वह सफलता हासिल कर लेती है और फिर उसे मुकाबले के लिए चुनौती देती है, तो क्या वह आसानी से जीत नहीं जाएगी? इस क्षण उसे ये भी कुछ हद तक समझ में आ गया कि जू हाओ 1 या 2 साल तक उससे न मिलने के बावजूद इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली ली थी। नहीं तो वह अचानक इतना जवान कैसे हो गया? अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली का प्रभाव इतना असाधारण था कि वह असंभव सा लगता था। इससे न केवल लोग अधिक युवा और ऊर्जावान बन सकते हैं, बल्कि उनकी ताकत में सुधार हो सकता है और उनकी याददाश्त भी बढ़ सकती है। समय अनुकूल देखकर जू हाओ ने जू फेयान की ओर देखा। फेयान, इसे ले लो। ये दवा तुम्हारी ताकत बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। जू फेयान पहले से ही बहुत ललचा रही थी। जू हाओ की यह बात सुनकर वह लगभग उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी बची हुई गरिमा बाकी थी। उसने जानबूझकर ठंडे लहजे में कहा, इस दवा की कीमत कितनी है? मैं इसे खरीद लूंगा। छी! पता चला कि जू हुआई जोर से हंस पड़ी थी। पांचवी बहन, तुम किस तरह का मजाक कर रही हो? क्या तुम सचमुच अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली के मूल्य को पैसों से मापने की कोशिश कर रही हो? क्या आप जानते हैं कि अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली का प्रभाव कितना अद्भुत है? इसे दिव्य औषधि कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर इसकी नीलामी हो तो इसकी शुरुआती कीमत कम से कम 10 अरब होगी। अगर जरूरत पड़ी तो 100 अरब भी असंभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन बेवकूफ इसे नीलामी में ले जाएगा।
क्या इसे खुद इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है? पिताजी ने हमें यह इसलिए दिया क्योंकि वे हमसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसी वजह से जू हुआई इतनी भावुक हो गई थी और उसने पहले खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया था। उसका दिल शब्दों से परे भावुक हो गया। जू हाओ ने अपनी सबसे छोटी बेटी को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वह तो मानो ईश्वर की कृपा थी। कही गई बातों से जू फेयान का चेहरा लाल हो गया। उसे ये भी पता था कि उसकी बहन सच कह रही थी। वह वास्तव में ऐसे अनमोल खजाने को पैसों से खरीदना चाहती थी। अगर वह खुद को बेच भी दे तो भी उसके पास पैसे नहीं होंगे। जू फियान को चुप देखकर जू हाओ बोला, हम सब एक परिवार हैं। पैसों की बात क्यों करें? मुझे आपकी सफलता से बहुत खुशी होगी। इसे स्वीकार कीजिए। जू हाओ की सच्ची मुस्कान को देखकर और फिर उसके हाथ में मौजूद अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली, जिससे औषधीय सुगंध आ रही थी, को देखकर जू फेयान प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। जू फेयान ने अपना अभिमान त्यागने का निर्णय लिया। उसने दांत पीसकर आगे बढ़कर अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली पकड़ ली। अधिक से अधिक, अगर वह बाद में जू हाओ के खिलाफ मैच जीत भी जाती है, तो वह उसे अपने पैर नहीं धोने देगी। जू हुआई ने उसे अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली लेते और जाने की तैयारी करते देखा और तुरंत विरोध किया। उसने तुरंत जू फेयान का रास्ता रोक दिया। पांचवी बहन, ये तो बहुत ही सिद्धांतहीनता है ना? बड़ी बहन, तीसरी बहन और सू माँ, तीनों ने पिताजी का उपहार पाकर आभार व्यक्त किया। तुम्हारा इसे यूं ही ले लेना और चले जाना सही नहीं है ना? जू फेयान के उत्साहित चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। ये वाकई बहुत बुरा हुआ कि उसने जू हाओ का उपहार प्राप्त करने के बाद अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की।